नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से हम करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जिसमें हम लोग करेंगे 40 प्रश्न जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेएसएससी जेई के लिए भी, क्योंकि लगातार जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न से उससे सवाल आ रहे हैं और सीजीएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 का ये प्रश्न है, ये पूछा गया था 21 अगस्त 2016 को। काफी इंपॉर्टेंट है। यदि नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं करिएगा। और साथ ही साथ एनालाइज फॉर यू ऐप में भी टेस्ट सीरीज, नोट्स, साथ ही साथ वीडियो सीरीज अवेलेबल है जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल की, जेई की, आप जाके ले सकते हैं। पहला सवाल है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके जो दिए हैं, जैसे म्यूनिक है, लिस्बन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो म्यूनिक है वो आपकी जर्मनी की एक सिटी है, और जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, याद रखना है आपको। तो कंट्री कैपिटल से सवाल आता है, आपके सिलेबस में भी है। 2-3 सवाल आपको, कम से कम 2 सवाल इससे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब है पोर्ट मॉरिसबी। जो पोर्ट मॉरिसबी है वो पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है, और लिस्बन जो है वो लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। ठीक है, पुर्तगाल आपको मालूम है कि जो पश्चिमी देशों से सबसे पहले पुर्तगाली हमारे देश में आए थे, और वो प्रथम जो पुर्तगाली नाविक था वो था वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में भारत आया था, आपको मालूम है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से सम्मानित किया गया था, आपको बताना। तो ये देखिए, ये पुराना सवाल है, यदि आपको मालूम है तो इसका कमेंट करके आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये सवाल अब नहीं पूछने की संभावना है, क्योंकि आपके करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको यदि मालूम है कमेंट करके बताइए, जिसकी सही होगी मैं हार्ट दे दूंगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, बोस्निया और हर्जेगोविना की जो कैपिटल है वो कौन सी है? तो वो है सरायेवो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम चलते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को एमसीसी की आजीवन जो है सदस्यता दी गई है? तो सही आंसर होगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली से कई सारे सवाल पूछा जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सौरव गांगुली जो है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर है? हालांकि बहुत सारे कंपनीज के हैं, बट इंपॉर्टेंट है एक क्लास प्लस जो एक ऐप है, जो ऐप बना के देती है। ठीक है, तो ये है सौरव गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो उसी कंपनी की मेरी ऐप है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रॉबिन सिंह जो कि 2015 इंडियन सुपर लीग में जो है खिलाड़ी थे, वो किस टीम के लिए खेले थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पुराना सवाल है, अब इससे सवाल नहीं आएगा। अब जो है आईपीएल के सवाल आएंगे, जिसपे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आई आइकन में या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, या झारखंड करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगला सवाल है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जैसे सीजीएल की प्रीवियस के प्रश्न है, इसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी वीडियोस आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। लगभग बहुत सारी वीडियोस हैं, पूरे प्रीवियस ईयर में यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगला सवाल है, जनवरी 1 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पे आंसर 24 होगा, मगर फिलहाल जो है ये बदल चुका है, और अभी फिलहाल हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, मतलब हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट पूछे तो 1 है। ठीक है, मगर यदि हाई कोर्ट पूछे तो 25 है। अंतिम हाईकोर्ट जो है वो तेलंगाना और क्या है, तो आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अंतिम न्यायालय है। यदि आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ऑप्शन में दे दे और आपको ऑप्शन 1 चुनना है, तो तेलंगाना आप चुनिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक पुरानी आपकी राज्य है। तेलंगाना जो है, दोनों को काट के, आपको पता कि आंध्र प्रदेश को काट के ही तेलंगाना बनाया गया। ठीक है, तो तेलंगाना आपका 25वां लिख सकते हो। 25वां जो न्यायालय है वो तेलंगाना होगा। दोनों ही 1 जनवरी 2019 को बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है प्रायद्वीप पठार। ठीक है, प्रायद्वीप आपको मालूम है कि क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जब कोई जो एरिया है, कोई लैंड है, वो 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं हमारा इंडिया, ये यहाँ पे तीनों तरफ से क्या है, लैंड से घिरा हुआ है। इस तरफ जो है पाकिस्तान, चाइना है, जो कि आपका लैंड है। बाकी चारों इधर से क्या है, पानी से घिरा, वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीनों तरफ से पानी, एक तरफ से लैंड, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और प्लेट्यू है, तो प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों से एक है। निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो यहाँ पे गोंडवाना भूमि, आपको पता है कि इंडिया एक गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। इसको हमने डिटेल में भी जियोग्राफी ऑफ झारखंड, जो कि एनालाइज फॉर यू ऐप में भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसकी पूरी कहानी क्या है कि कैसे यह बना था, कैसे यूरेशियन प्लेट था, कैसे क्या था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो यह था साइमन कमीशन, साइमन आयोग। ठीक है, अगला सवाल है मैक्स वर्स्टपेन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में खेलते हैं? 2015
ओवरटेक्स सूची में टॉप उन्होंने किया था। ये फॉर्मूला 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स का सवाल था, पूछने की संभावना कम है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, उसमें शामिल निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है, आपको मालूम है कि जो 8th शेड्यूल है उसमें लैंग्वेज है, ठीक है, 22 भाषाएं हैं और उसमें से सिन्नो तिब्बतियन भाषा समूह से जो है कौन सा संबंधित है, यहाँ पे पूछा है। तो बोडो जो है वो सिन्नो तिब्बतियन समूह की लैंग्वेज है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, नॉमिनेट? तो यहाँ पे दर्शन जैन को यह किया गया था, ऑप्शन ए। अगला सवाल, खासी पूर्वोत्तर भारत में आपको मालूम है कि गारो खासी जयंतिया की हिल्स है, कहाँ पे? मेघालय में है। तो ऐसे ही आप टिक कर सकते हैं, मेघालय यहाँ पे सही आंसर होगा। ये मेघालय की जो है भाषा है खासी, ठीक है, वहाँ की भाषा भी है और वहाँ पे ये हिल्स भी है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो नील्स बोर आपको पता है 2n² इन्होंने दिया था फॉर्मूला, और आपको मालूम है कि इन्होंने कहा था कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, और उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n² होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वो भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में भी लिखी जाती है? तो यहाँ पे सिंधी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूट रोमांचक कथा है, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है, तो इसमें आपको बताता है, तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पाउला हॉकिंस। अगला सवाल, सेंट जॉर्ज निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कोस्टारिका। कोस्टारिका की जो राजधानी है वो सेंट जॉर्ज है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू रिवॉल्यूशन, मतलब ब्लू क्रांति किसके लिए? मछली के लिए, आपको मालूम है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन आपके दूध के लिए, पिंक रिवॉल्यूशन जो है वो आपका मीट के लिए है। तो यहाँ पे ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको मालूम है कि वो एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। तो किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया, आपको मालूम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, ग्रेगर जोहार मेंडल, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक, जेनेटिक, ठीक है। तो मेंडल की आपको मालूम है कि मटर की जो आपने पढ़ी होगी, इसकी क्लास 9th में जो है चैप्टर है, क्लास 9th में या 10th में है, ठीक है, बायोलॉजी का ये एक चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आनुवांशिक जो है लक्षणों की उन्होंने ये की थी, खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था? देखिए, बेसिकली यदि हम बात करें तो IPL जो है उसमें चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, CSK की तरफ से हमेशा धोनी रहते हैं, मगर आपको मालूम है कि उस टाइम में चेन्नई सुपर किंग प्रॉब्लम में थी और यहाँ पे जो है राइजिंग पुणे जो सुपर जायंट्स हैं उनके कप्तान बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, और आपको ये मालूम होगा कि IPL इस बार में जो है 2023 में कौन विजेता रहा है? तो CSK रही है, 5 बार इन्होंने जीता है, और 5 बार जीतने वाली 2 टीम है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। अगली चीज यहाँ से पूछ सकता है कि उपविजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस है, ठीक है। उपविजेता फाइनल में जो है CSK ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया, और गुजरात टाइटंस की हम लोग बात करें तो इसके जो कप्तान है वो कौन है? हार्दिक पांड्या है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन आपको मालूम है, ठीक है। अगला सवाल है, पुस्तक द एसेंशियल गांधी, इसने जो है किसने लिखा था? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ठीक है। अगला सवाल, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन, ठीक है, पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जनार्दन ठाकुर जी ने ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, नेशनल हेराल्ड केस, इसमें जो है कौन इन्होंने अर्जीदार लगाया था? तो ये है सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत फेमस है, जो कभी केस हारते नहीं है ना। आपको मालूम है इस बार हो सकता है राम मंदिर वाला पूछ दे, तो उसमें भी राम मंदिर में भी जो है सुब्रमण्यम स्वामी का भी बड़ा योगदान है। अगला सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो जिसको बोलते हैं। पदेन अध्यक्ष या एक्स ऑफिशियो इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऑटोमेटिकली किसी में अध्यक्ष बन जाए, या कोई उपाध्यक्ष हो या कुछ भी हो, जैसे पदेन अध्यक्ष बोलेंगे, पदेन उपाध्यक्ष बोलेंगे, यदि ऑटोमेटिकली बन जाता है, मतलब उसको चुनने की जरूरत नहीं है। जैसे देश का हमारा प्रधानमंत्री है, उसके लिए चुनाव हुआ, MP का चुनाव हुआ, उसके बाद उनकी पार्टी ने उनको चुना, मगर
वो चूंकि प्रधानमंत्री है तो ऑटोमेटिकली वो नीति आयोग के क्या हो जाएंगे, तो वो जो है वो उनके पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे, वही पूछा है यहाँ पे। ठीक है, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो योजना आयोग है, आपको मालूम है 2015 में इसका नाम बदला गया था। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय मतलब 3 लेयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ऊंचा स्थान क्या है, तो जिला परिषद। ठीक है, तो पंचायत समिति, जिला परिषद और यहाँ पे क्या है, तो जिला परिषद यहाँ पे सबसे जो है उच्च है, और सबसे नीचे बोले तो ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति। ठीक है, मिडिल वाला, यदि मिडिल वाला पूछ दे तो, और तीसरा जो है आपका जिला परिषद सबसे टॉप होता है। ठीक है, जिला परिषद, तो यहाँ पे जिला परिषद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ऊपरी सदन मतलब जो अपर जो आपकी हाउस है उसमें राज्यसभा, आपको मालूम है कि अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, आपको मालूम है कि इसमें उपराष्ट्रपति जो है वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑटोमेटिकली वो बन जाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। आपको मालूम है कि इसकी जो चर्चा है हमारे संविधान के भाग 5 में है, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके बारे में चर्चा करता है, द यूनियन के बारे में, संघ के बारे में, और इसी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, ये सारी चर्चाएं इसी के अंदर है। आर्टिकल की हम बात करें तो आपको मालूम है कि इसकी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है, द यूनियन की चर्चा। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उपराष्ट्रपति में बात करें कि उपराष्ट्रपति में जो है कौन यहाँ पे भाग लेते हैं चुनाव में, तो लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पे जो सदस्य हैं, मतलब मनोनीत ही नहीं, मनोनीत के साथ साथ इलेक्टेड दोनों ही सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में इस पे डिटेल में डिस्कशन किया था, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही हमने उसमें कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्का झील कहाँ है, तो यहाँ पे मैं घूम के आया हूँ अभी जस्ट उड़ीसा, और यहाँ पे तो ब्लंडर हो गया था। ठीक है, मतलब डूबते डूबते हम बचे हैं। आप यदि देखना चाहते हैं वो ब्लॉग, तो मेरा ब्लॉग चैनल है पाठक सर ब्लॉग, जाके देख सकते हैं। एग्जाम है, एग्जाम के बाद देखिएगा ऐसे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था, तो 22 भाग थे, अभी फिलहाल 25 भाग हैं। हमने इसकी कल चर्चा करी थी, आपको याद होगा तो। ठीक है, देखिए इसमें सवाल पूछ दिया था। ठीक है, तो 22 भाग थे, अभी 25 भाग हैं। आर्टिकल 395 थे, हालांकि मूल रूप से अभी भी 395 है, मगर चूंकि अमेंडमेंट हुआ है ABCD इस तरह से, तो आर्टिकल बहुत सारे बढ़ रहे हैं, और अभी संख्या इसकी फिक्स नहीं है, मतलब वो बढ़ती जाएगी। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वैसे ही बढ़ेगी, तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के लिए, यहाँ पे हजारीबाग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मगर जो आपको पता होना चाहिए कि जो माइका कैपिटल, जिसे माइका इंग्लिश में बोलते हैं अभ्रक को, तो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, कोडरमा है, आपको मालूम है कोडरमा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इससे पूछता है कि बताइए जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज का मतलब राउंड टेबल, एक राउंड मेज का मतलब क्या होता है, टेबल होता है, तो गोल का मतलब गोल टेबल, तो बेसिकली राउंड जो टेबल होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है एक ऐसे मतलब राउंड टेबल होता था, इसमें चारों तरफ जो है लोग बैठे रहते थे, इसमें अंग्रेज और भारतीय बैठे रहेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन में बहुत सारा रहता है, गांधी जी रहता है बहुत सारा, तो उसमें भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर जी तीनों में ही सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अगला सवाल, चौरी चौरा जो तहसील है उसमें कौन से जिले में, आपको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जहाँ से है, गोरखपुर, और आपको मालूम है कि चौरी चौरा हत्याकांड जो है हुआ था, जहाँ पे पुलिस की जो चौकी है उसमें क्या लगा दिया था अंग्रेज के समय में, तो वहाँ पे जला दिया गया था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो 500 होती है मैक्सिमम, और मिनिमम पूछे तो 60। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 60 से कम भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि 60 से कम भी है। ठीक है, अगला सवाल, 1975 में 20 सूत्री का आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता कौन है, तो ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, इंदिरा गांधी। ठीक है, और आगे बात करेंगे, गरीबी हटाओ उन्होंने जो है नारा दिया था, आपको मालूम है। 5th जो ईयर प्लान है वो उसी टाइम में लागू हुआ था, 5th ईयर प्लान इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए, तो ये तो पुराना हो गया। ठीक है, अभी नया वाला जान लीजिए, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप उसी को याद कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमन जी जो है आपको मालूम है वो क्या है, हमारी वित्त मंत्री हैं, जिसको हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के फ्रेम को सजाती है? तो झारखंड का जो है कला संस्कृति एक अलग से टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, उसी का ये टॉपिक है। आपको मालूम है कि टूसू जो पर्व होता है उसमें ये लकड़ी के जो है रहता है, उसमें रंगीन कागज ऐसे करके लगा के जो है नदी में बहाया जाता है। ठीक है, कुंवारी लड़कियां इसको नदी में बहाती है। टूसू की कहानी आपको मालूम होगी कि टूसू एक लड़की थी, कुंवारी लड़की थी, और उस पर जो है गलत नज़र पड़ी एक राजा की वहाँ की, और गांव वालों को कहा गया कि आप इसको दे दीजिए हमें, नहीं तो हम आपका टैक्स बढ़ा देंगे। और जब गांव वालों ने नहीं दिया तो टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे जो है क्रोधित होकर यहाँ पे वहाँ के गांव वाले ने फिर विद्रोह किया। ठीक है, और विद्रोह करने के दौरान जो टूसू है अपनी आन बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए, उन्होंने जो क्या किया तो उफनती नदी में जो है अपनी प्राण को त्याग दिया। ठीक है, तो यही उसकी कहानी है जिसके याद में टूसू पर्व मनाया जाता है। और इसी में जो है वो टूसू जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, मतलब कि पेपर की बांस की रहती है, इसमें पेपर जो है किया रहता है और उसको जो है नदी में बहाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय 2 उद्देश्य थे? तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी ने दिया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो प्राइम कोकिंग जो कोल है वो सिर्फ झारखंड में मिलती है, बाकी सारी चीज़ें तो झारखंड में भी मिलती है, अलग स्टेट में भी मिलती है, मगर प्राइम कोकिंग कोल ही ऐसा है जो सिर्फ झारखंड में मिलती है, इकलौता है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुख धर्म के नाम से जाना गया? तो आपको मालूम है ये आपका ताना भगत आंदोलन है, जो जतरा भगत इसके जो है प्रणेता थे, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। अगला सवाल है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धातु, बेसिकली धोकरा हमने पढ़ाया भी, आपको याद होगा, हमने ऐप में इसको पढ़ाया है। तो धातु जो है वो आप बेसिकली क्या होता है, धोकरा में क्या हो जाता है कि मेटल जो होती है ना, मेटल से, जैसे मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा, जो इंडस सिविलाइजेशन है ना, उसमें आपको मालूम होगा कि एक डांसिंग गर्ल जो है मिली थी, उसमें क्या किया गया था, कास्टिंग करके बनाया गया था, उसमें मोम का ही करके कास्टिंग किया गया था, वो धोकरा कला का ही एग्जाम्पल है। उसी प्रकार की कास्टिंग जो है झारखंड में फेमस है, जिसमें मेटल को मतलब डाल दिया जाता है आकृति देकर, और उसमें घोड़े या कुछ भी, कोई भी कुछ भी शेप बनाया जा सकता है। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग होती है। अगला सवाल है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए जो है संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था? तो यहाँ पे 50%, पहले 33% के आसपास थी, उसको बढ़ा के 50% जो है वो कर दिया गया था। नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन है। सूर्य के प्रकाश में ये लाइट रिएक्शन है। ठीक है, मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होती है, उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर फोटोसिंथेसिस जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो लाइट रिएक्शन है, लाइट के प्रेजेंस में वो होती है। ये रिएक्शन किया तो ये आपका क्या हो गया, CH3Cl हुआ प्लस HCl हुआ। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कैसे यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे मीथेन में से आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, और ये हाइड्रोजन जाके क्लोरीन के साथ जो है मिल गया, जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, और यहाँ पे मिथाइल का क्लोराइड बन गया, मतलब यहाँ पे सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो ये चीज वहाँ पे हुई। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें से हाइड्रोजन हट गया था जो कि इसमें गया, इसलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण है कि इसमें जो है नाइट्रेट जो है वो बढ़ जाती है पेयजल में, तो कुछ इस प्रकार की बेबी की हालत हो जाती है, ब्लू चेहरा दिखने लगता है। इसमें बेसिकली जो रक्त की मात्रा है वो सही जो है यहाँ पे फ्लो नहीं कर रही होती बेबी में, और बेसिकली ये कारण, कई सारे कारण होते हैं, कई सारे, जैसे आप वाटर पिलाते हैं तो उसमें यदि नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए, कई सारे ऐसे फूड होते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, कई बार जल में होती है, तो उससे ही जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। तो इसमें पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर इसका कारण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए बेसिकली हम बात करें तो पानी में, या हार्ड वाटर की हम बात करें तो पानी में
साबुन कब काम नहीं करता? बेसिकली आपको मालूम है जब वो हार्ड वाटर होती है तब वो काम नहीं करता। इसके पीछे कारण क्या है? आपने देखा होगा जब आप पानी इस तरह से रखेंगे और उसमें जब साबुन आप कर रहे हैं, हार्ड वाटर है मतलब उसमें नमकीन पानी है, क्षार पानी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली आपका वाइट टाइप का कुछ मटेरियल बनने लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, बेसिकली ये प्रिसिपिटेट बन रहा है यहाँ पे, जिसे हम अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अवक्षेप की क्रिया होती है, प्रिसिपिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, अवक्षेप की क्रिया के कारण यहाँ पे ये चीज होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्रव्यमान m1 के एक पिंड, मतलब कोई मास है जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका मास m1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, तो जिसका मास m2 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो दोनों का सेम है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला आपको मालूम है कि हाफ mv² होता है। ठीक है, तो इसका यदि हम बात करें तो हाफ मास m1 है और v1 वेलोसिटी है, तो हाफ m1 v1² होगा, और इसका क्या होगा, हाफ m2 v2² होगा। ये दोनों क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर है। हाफ आप काट दीजिए, और यहाँ से यदि आप निकालना चाहें तो m1/m2 क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा v2, आप इधर लेके जाएंगे तो v2/v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकला। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि मोमेंटम की जो फॉर्मूला होती है P1, वो क्या होती है, P1 = होती है m1 v1। ठीक है, तो मैं P1 P2 निकाल रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे ही दिया है, तो P1/P2 में कर रहा हूँ। तो P1 का फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1, मास इंटू वेलोसिटी को P बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, संवेग का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास को जब वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो संवेग निकलता है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा m2 v2, इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, तो m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, ये आया। इसके बाद इसको आप यदि आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका रिलेशन देखिए किस में दिया है, मास में दिया है। इसका मतलब वेलोसिटी को मास में बदलिए, आप इससे इसको बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो v2/v1 जब आप निकालना चाहेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा m1/m2 अंडर रूट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, v2/v1 बदलने जा रहे हैं, और यदि आप इसको v1/v2 बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा m2/m1। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे v1/v2 है, तो हम इसको करेंगे क्या, मैं यहाँ पे पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे m1 है और यहाँ m2 है, रहने दीजिए, और यहाँ पे v1/v2 को हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट m2/m1। ठीक है, ये हमने किया। अब हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ये वाला रूट m हो जाएगा m1, और ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे में रूट m2 हो जाएगा, है ना। तो ये आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको कि अंडर रूट m1/m2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ है, मतलब कि m1/m2 का पावर में हाफ कौन सा है, ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कैक्टस के कुछ किस्मों में तने का, ठीक है, कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है, तो ये होता है रिब्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, इसकी क्या होती है, जिसे हम साधारण नमक के नाम से, कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो हम लोग घर में नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड, वो विलियन है। विलियन का मतलब सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसके pH जो है वो क्या होती है, उसकी pH क्या होती है, तो ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब 7 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसिड की जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है <7, मतलब 7 से कम होती है। बेस की होती है 7 से ज़्यादा। ठीक है, और न्यूट्रल की क्या होती है, न्यूट्रल की जो होती है वो 7 के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है कि अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स लगे होते हैं, वो क्यों लगता है, तो हानिकारक जो हस्तक्षेप है उसको रोकने के लिए बनती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान करनी है जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। आपको मालूम है यदि आप ह्यूमन के हार्ट बनाएंगे तो ह्यूमन का हार्ट में क्या होता है, तो 4 कक्षीय होती है। यहाँ पे क्या होती है, भित्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है जब हार्ट की बात करते हैं तो मैंने पूरा डायग्राम ही आपको दिखाया हुआ। चलिए डायग्राम की ओर चलते हैं। उसके पहले हम बात करें यहाँ पे कि इसका सही आंसर क्या है। उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान करनी है जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से
जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, या ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजन हीन जो रक्त है उसको अलग करती है। बेसिकली हमें पता है कि जो हार्ट होती है उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन पंप। ठीक है, ये एग्जाम में सवाल कई बार पूछता है। बट डबल सर्कुलेशन का मतलब ये 2 बार सर्कुलेट करता है। 2 बार कहाँ करता है? एक बार बेसिकली हार्ट का काम क्या होता है? पहला बार काम होता है जब हार्ट में अशुद्ध रक्त आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसे इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लड जब यहाँ पे हमारे हार्ट में आया, उस हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? वो लंग्स में जाएगा। ये हार्ट उसको लंग्स में भेज दिया, तो हार्ट ने एक बार पंप किया। हार्ट का काम करना है पंप करने का। ठीक है, तो इसने पंप किया कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स में क्या होती है? लंग्स बेसिकली क्या करती है कि जो ऑक्सीजन होती है उसको वो मिला देती है हार्ट में, जो ब्लड होती है उसमें। लंग्स ने क्या किया? उसने जो ऑक्सीजन को मिला दिया। उसके बाद दोबारा वो जो आपकी ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसको कहते हैं, जिसे हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं, जब ऑक्सीजन उसमें मिल गई तो वो हो गई प्योर ब्लड। वो प्योर ब्लड जब आ जाती है कहाँ पे? तो यहाँ पे हार्ट में फिर आती है वो, और वो हार्ट दोबारा कहाँ पंप करता है? पूरे बॉडी में पंप करता है। इस प्रकार से हार्ट 2 बार पंप किया। एक बार इम्प्योर ब्लड को उसने लंग्स में पंप किया, दूसरी बार उसने प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया। इस प्रकार से हार्ट को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन पंप। इसमें 4, जैसा कि हमने बोला कि 4 इसमें कक्ष होते हैं, 4 इसमें चेंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाल्व है। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, तो हम लोग आगे देखेंगे दोनों तरह का वाल्व होता है। तो खैर हम लोग जब बायोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करने का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, हालांकि बेसिकली यदि हम बात करें तो ये जो ऑक्सीजन मिलाने का काम होता है वो लंग्स में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हार्ट की डायग्राम। तो ये दिस इज द हार्ट, दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट, और इसमें आपको मालूम है कि इसमें राइट एट्रियम होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसे हम आलिंद और इसे हम निलय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो दिस इज राइट एट्रियम। ये लेफ्ट जो है वो राइट लग रही है आपको, राइट वाली लेफ्ट है, मतलब आपको देखना हार्ट इस प्रकार से है, तो हमारा दाहिने साइड इधर है। ठीक है, मगर आप सामने से आप देखेंगे तो आपको ये लेफ्ट दिखेगा, तो दिस इज राइट। ठीक है, ये हमारा राइट हो गया, राइट। ठीक है, राइट, और ये हो गया लेफ्ट। तो इस प्रकार से जो है आती है सुपीरियर वेना कावा से, इस प्रकार से ब्लड आती है, फिर राइट वेंट्रिकल से जाती है, फिर ये जो है पल्मोनरी आर्टरी से फिर चली जाती है, और यहाँ पे फिर पल्मोनरी वेल से फिर आती है। तो इस प्रकार से ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रही है चीजें। अब जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो वही यहाँ पे सवाल एग्जाम में पूछा था। अगला सवाल है यहाँ पे, चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस जो है वो कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता? तो इसमें ट्राइक्लोरो जो इथेन है वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ट्राइक्लोरो जो इथेन है वो बहुत, इथेन जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। ये आपको मिलती है टॉयलेट क्लीनर में, या जो रूम क्लीनर वगैरह होती है उसमें, कीटनाशक पेस्टिसाइड में आपको ये मिलती है। ठीक है, तो ये आप डालोगे तो आदमी मर जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, समझ रहे हैं? बाकी सारी चीज़ें आपको चॉकलेट में मिलेंगी। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है क्रॉसुलेशन, जो अम्ल उपापचय, इसको हिंदी में क्या कहें? क्रॉसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो बेसिकली इसमें कार्बन जो है वो फिक्सेशन होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्बन स्थिरीकरण करना। बेसिकली ये क्या होता है? बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वाटर की काफ़ी ज़्यादा दरकार होती है। जैसे हम बात करें पाइनएप्पल की, ठीक है, जिसे हम अनानस कहते हैं, वो इस प्रकार की प्लांट होती है जिसे हम कैम प्लांट बोलते हैं, CAM कैम, मतलब इसे क्रॉसुलेशन, A फॉर जिसे हम कहते हैं एसिडिक है, M फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये प्लांट होती है, जैसा कि हमने बोला, जो हमारी अनानस की पौधे हो गई। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो प्लांट है हमारा, ठीक है, जो प्लांट हमारा है, इसमें जो इसके पत्ते होते हैं, ठीक है, मैं पत्ता दिखाऊं तो ये जो पत्ते होते हैं आपको मालूम है, इसमें स्टोमाटा होता है। इस प्रकार से स्टोमाटा जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर करती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। साथ ही साथ इसमें जो वाटर होती है वो भी निकलती है। आपको मालूम है कि वाटर इसमें निकलती है। ज़्यादातर वाटर निकलने वाले कुछ प्लांट की हम बात करें तो हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सागवान का पेड़ आपको मालूम होगा, उसके ऊपर में थूक सी जमी होती है ना, तो ये वाटर रिलीज करता है बेसिकली। ठीक है, तो वाटर रिलीज करता है, और वाटर रिलीज करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट हो गया और आपको मालूम है कि ये रूट है, ठीक है,
और रूट में जो होते हैं वो जाइलम होते हैं। जाइलम क्या है भाई? तो जाइलम का मतलब है दिस आर द वेसल्स। वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स का मतलब होता है पाइप, ठीक है, पाइप। जैसे पाइप से कैसे पानी जाता है, उसी प्रकार से जब ब्लड किसी, यहाँ पे तो ब्लड नहीं है, यहाँ पे वाटर मिनरल्स है या फूड हम बात करें, तो जब वाटर मिनरल्स हो या फूड जब जा रही होती है वो एक वेसल से जाती है। तो ये वेसल्स आपका रूट में जो होती है, नॉट ओनली मतलब रूट में, ये आपको इधर भी मिलेंगी, बट रूट से ये स्टार्ट होती है। रूट में ये क्या करेगी, वाटर मिनरल्स को ऊपर लेके जाएगी और ऊपर पत्ते तक पहुंचाएगी और प्रत्येक पार्ट में प्लांट में पहुंचाएगी। और बेसिकली जब ये पहुंचाएगी तो ये हो गया रॉ मटेरियल्स। बेसिकली जाइलम का काम होता है जॉ फॉर जाइलम, जॉ फॉर जड़। तो जड़ से ये लेके जा रही है रॉ मटेरियल को, अभी खाना नहीं बना है, कच्चा माल है। अब ये जब पत्ते में जाएगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, उसके बाद भोजन बनता है, आपको ये मालूम है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ध्यान से समझिएगा, तब आपको क्या अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जैसा कि हमने बोला कि जड़ से ये जाएंगे यहाँ पे, अब ये होता ये है कि ये आपको मालूम है कि जा रही हैं, तो इसमें बेसिकली ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स एन इंपॉर्टेंट रोल हियर, राइट। प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे वाटर अभी ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है, तभी ना ज़्यादा से कम जगह में कोई चीज़ जाएगी, है ना। यही तो रूल होता है, ज़्यादा से कम वाली चीज़ में। मान लीजिए पानी बहुत ज़्यादा आपका, मान लीजिए कोई कपड़ा आप रखे हैं, ठीक है, अब कपड़ा में पानी नहीं है तो जल्दी सूखेगी, और यदि पानी है तो जल्दी सूखेगी नहीं, वही चीज़ होती है। यहाँ पे पानी कम है तो ये पानी आराम से यहाँ पे जाएगी। अब सोचिए इस पत्ते से यदि पानी को निकाला ना जाए तो क्या ये जो ऊपर की ओर जाइलम जा रही है, इसमें तो कोई मशीन लगा हुआ नहीं है कि पंप मोटर चलाए ऑन हो गया और पानी ऊपर चढ़ गया। टंकी में आप ऐसे पाइप लगा के कभी देखिएगा, जाएगा पानी? नहीं जाएगा। उसमें एक फोर्स क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे भगवान ने क्या कर दिया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कैसे? तो इस वाटर को इसने रिलीज कर दिया, कहाँ से? लीफ से, जिसे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, TRANSPIRATN, जिसे हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्प को निकाल देना, उत्सर्जन मतलब निकाल देना। तो इसने वाष्प को निकाल दिया, जिसके कारण यहाँ पे वाटर हो गई कम, जिसके कारण ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है कि कम हो गई तो भाई ले आओ नीचे से, तो नीचे से ये चली जाती है। फिर ये चीज़ होती है। और ये चीज़ जैसा कि हमने बोला, तो देखिए इसमें वाटर का काफ़ी लॉस होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर का लॉस नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि उनको वाटर जो है कम मिलती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रॉसुलेशन अम्ल उपापचय, मतलब कैम वाले पौधे, CAM कैम वाले पौधे, जैसा कि हमने बोला अनानस वाला पौधा, तो ये क्या करेगा, दिन में अपना स्टोमाटा को रहेगा क्लोज, बंद रखेगा। तो जब बंद रखेगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, मतलब नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो आपका क्या होगा, हमें मालूम है कि उसे क्या चाहिए, उसे रॉ मटेरियल तो चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल यदि इसको नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा कि बेसिकली ये जो पौधे हैं वो रात में क्या करते हैं कि बेसिकली रात में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका यूज़ तो करते हैं, और ये यहाँ पे जो है पहुँच जाता है रॉ मटेरियल इसमें रात में, और दिन में क्या करता है कि दिन में इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो रात में इसने स्टोर करके रख लिया कच्चा माल, और दिन में इसने खाना बना लिया। तो ये चीज़ें इसमें होती है, जिससे वाटर की लॉस इसमें बहुत कम होती है। तो इसे कहते हैं क्या, तो वही यहाँ पे है कि कार्बन जो है स्थिरीकरण प्रोसेस होती है, इसमें कार्बन जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि आपको मालूम है यही कार्बन इसको ग्लूकोज बना के देगा। वही ग्लूकोज जो है आपको मालूम है कि वही ये इस पौधे का क्या है, भोजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल यहाँ पे हमारा है कि पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो बेसिकली पावर हमें पता है शक्ति इक्वल टू कार्यवाही समय होता है ना, कार्यवाही समय होता है। तो हमें कार्यवाही समय करना है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो कार्यवाही वर्क बाय टाइम का फॉर्मूला तो यहाँ दिया नहीं है, किसका दिया है, तो P इक्वल टू IB वाला फॉर्मूला दिया है। तो हमें मालूम है कि वर्क P इक्वल टू क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है IB। पहला ये तो फॉर्मूला सही होता है, तो पहला फॉर्मूला तो सही है, यहाँ I है, ठीक है, IB सही है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू यदि IR पुट कर दें, यहाँ V का फॉर्मूला होता है IR, तो V इक्वल टू IR पुट करेंगे तो ये हो गया I²R। I²R कहीं पे है तो देख लीजिए, ये भी सही है, गलत नहीं है, आपसे गलत छांटने को बोला है। तीसरा आप यदि आप एक काम करें, इसी में यदि आप क्या करें
कि आई इक्वल टू पुट करें तो आई इक्वल टू वी बाई आर पुट कर सकते हैं और इंटू वी कर दीजिए तो वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर आप कर सकते हैं, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो गलत है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, अगला सवाल है यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो यहाँ पे सवाल है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, देखिए हमें मालूम है कि वेट की बात हो रही है यहाँ पे। भार का मतलब क्या होता है? वेट होता है, जिसका एसआई होता है न्यूटन, और मास का होता है किलोग्राम, राइट। तो यहाँ पे आपको भार के बारे में पूछ रहा है, तो भार क्या होता है? mg होता है। भार मतलब क्या होता है? वेट बराबर mg। तो ये मास पे डिपेंड करता है, और जी की यहाँ पे कोई भी परिवर्तन की बात तो हो नहीं रही है कि जी इतना चेंज हो गया, वो हो गया, नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ मास में परिवर्तन हो रहा है। तो मास में यदि आप 20% बढ़ा दें तो वेट वही बढ़ेगा, 20% ही बढ़ेगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, mg है, तो 20% ही बढ़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल है मानव शरीर में जो फैट होती है, फूड फैट, ठीक है, खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? देखिए खाद्य, यदि हम वसा की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत मतलब छोटी क्यों कहते हैं? कि इसकी साइज छोटी होती है, साइज इसकी छोटी नहीं होती है, वो काफी लंबी होती है, ठीक है, सबसे लंबा यही होता है। बट इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन मतलब पतली होती है, और ये बड़ी आंत जो होती है बड़ी, मतलब इसकी लंबाई तो कम होगी बट इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा। फाइनली जो लैट्रिन वगैरह होता है ना, जो स्टोर होता है, ये बड़ा आंत में रहता है। बट छोटी आंत में क्या होती है? छोटी आंत में बहुत सारी चीज़ें होती है। छोटी आंत में फैट का जो है वो क्या होता है? यहाँ पे पाचन होता है। बेसिकली कैसे होता है? तो ये पेनक्रियाज जो है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम है वो यहाँ पे रिलीज करती है पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी जो फैट है वो फाइनली आपकी क्या हो जाती है? तो मतलब कि डाइजेस्ट हो जाती है। उसके बाद ये क्या करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ से अब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिससे वाटर जो है वो बर्बाद ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या पूछा था कि खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो यहाँ पे आंत हो जाएगा, इंटेस्टाइन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिल्ली का मतलब समझते हैं? तिल्ली को बोलता है स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होता है? WBC जो होता है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी जो होती है, वो बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई बैक्टीरिया वायरस का हमारे अटैक हो जाए हमारे बॉडी में, तो वो WBC प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू फाइट फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा, उसका जो स्थापना वो कहाँ किया गया था? वो चिली का अटाकामा रेगिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल है सिरका एसिड में, सिरका एसिड का मतलब क्या होता है? CH3COOH होता है सिरका एसिड। इसे केमिकल नेम इसका सिरका एसिड का एग्जाम में पूछता है कई बार। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि बाइकार्बोनेट मिलाने से क्या बनेगा? एग्जाम में 2 सवाल इसमें पूछते हैं, एक तो बाइकार्बोनेट, दूसरा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा है, दूसरा सोडियम कार्बोनेट पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हम लोग सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे। तो आपका हो गया CH3COOH, और इसमें क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, NaSCO3। जब उसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनता है। और यहाँ पे क्या बनता है? देखिए COONA हो गया, और H2O बनेगा, और CO2 बनेगा। तो H2O भी बनता है, CO2 भी बनता है। बट यहाँ पे गैस क्या है? CO2। H2O तो वाटर लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा गैस कौन सी है, तो गैस क्या होगा? CO2 होगा, ठीक है। लेकिन आपसे यदि पूछता कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और गैस ऑप्शन में नहीं होता, और यहाँ पे लिख देता ऑप्शन, मान लीजिए A में दिया है, C में दिया है, और ऑप्शन E में लिख दिया इनमें से एक ज़्यादा, मतलब इनमें से अधिक, या एक से ज़्यादा, या इस प्रकार से ऑप्शन A एंड C रहता, तो फिर ऑप्शन A एंड C को सही मारते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। वाला सवाल है जिंस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? तो यहाँ पे इंडिगो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उत्प्रेरक, जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो एक कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट में किस प्रकार की इंक्रीमेंट करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिकली वो जो संक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन जो एनर्जी होता है,
वो क्या करता है, उसको घटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे संक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके, संक्रियण ऊर्जा अवरोध में वृद्धि करके, उत्पाद और अभिकारक के बीच ऊर्जा अंतराल को कम करके, दूसरा टकराने वाले अणु कणिका की क्षितिज ऊर्जा में वृद्धि करके। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पाद और अभिकारक के बीच ऊर्जा अंतराल को कम करके, तो यहाँ पे संक्रियण जो ऊर्जा है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेसिकली क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली यदि हम एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में हम लोग यदि एक ग्राफ बनाए कि एनर्जी के मतलब रिस्पेक्ट में रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, तो बेसिकली यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है। तो एक्टिवेशन यदि एनर्जी को आप घटाओगे तो उससे फायदा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं इसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए कि यहाँ पे इतना था तो ये धीरे धीरे जो है रिएक्शन हो रहा था, बट ये जब एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग घटाते हैं, जिसे हम कैटलिस्ट के माध्यम से करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं वो। ठीक है, इस प्रकार से जो रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है। इसे हम जो है पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड यदि हम बात करें तो सलाइवा ग्लैंड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, 2 होता है। और यदि हम जो हम बात कर रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड, ये भी 2 होता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये क्या करता है, सलाइवा को स्रावित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल हमारा क्या है, √676 बोला सॉल्व करने के लिए 26 होता है, आपको मालूम है। और यदि हम 3 to 4 की बात करें तो क्या होता है, 18 होता है शायद ना। अब यदि इसको निकाल के देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 1 2 हो गया, 2 4 हो गया 1, और यहाँ पे 28 कर देते हैं तो 8 8 64, 8 2 16 6 22, 8 8 64 4 6 हो गया, 8 2 16 और यहाँ पे 6 22 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 22 ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। तो आपका इक्वल टू क्या दिया है, √x इंटू 4, √x और 4 बाहर में। ठीक है, इस प्रकार से आप निकालेंगे तो 26 और 28 18 कितना हो जाएगा, 26 8 34 10 44, और इसको इधर लेके आएंगे तो 4 हो जाएगा √x। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। तो x स्क्वायर टू क्या हो गया, 11 का स्क्वायर। जब ये इसको इधर रूट को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर होगा, तो 11 का स्क्वायर मतलब 121। 121 कहाँ पे है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे, हर एक छात्र उतने ही रुपयों का योगदान देता है जितने कि उस छात्र में छात्र थे। कुल योगदान यदि इतना है तो कक्षा में कुल कितने छात्र है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि कुल कुछ निश्चित संख्या में छात्र थे, मान लीजिए x था। अब x छात्र जो है उतना ही रुपया, जितना वो छात्रों की संख्या है उतना ही रुपया दे रहा है। ठीक है, तो उतना ही रुपया दे रहा है। आप सोचिए कि मान लीजिए 5 रुपया एक छात्र दे रहा है, यदि 10 छात्र देगा तो 5 कितना कलेक्शन हुआ, यदि आपसे पूछे तो 5 × 50 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि है कि मान लीजिए एक छात्र है जो x और एक लड़का x रुपया कलेक्शन कर रहा है, तो x इंटू एक्स करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे कि छात्रों की संख्या को रुपया से इंटू कर रहे थे। तो यहाँ पे रुपया है और ये छात्र है, इंटू कर दिए तो ये कितना आना चाहिए, 5476। यदि आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 5476 होगा, और यदि आप x का रूट निकालेंगे तो 5476 यहाँ पे हो जाएगा। इसका रूट निकाल के देख लीजिए क्या आंसर आता है। मेरे ख्याल से ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको निकाल के देख लीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, और कमेंट करके बता दीजिएगा कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। अगला सवाल है, श्रृंखला 3 9 21 45 93 189 को अंत में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। अंत में कौन सी संख्या आएगी, मतलब यहाँ पे आपको पूछा है। देखिए बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे पहला क्या है, 3 × 2 + 3 मतलब 6 + 3 9 हो गया। दूसरा 9 × 2 + 3 कितना हो गया, 21। तीसरा देखते जाइए, 21 × 2 + 3 मतलब इंटू 2 + 3 करते जाना है, 45। उसके बाद 189 × 2, ठीक है, 193 को जो अभी गोली मारी है उतना ही आएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, आंसर पे, +3 करिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 का 8 तो 1, 8 दूना 16 117 का 7 तो 1, 2 एकम 3 +3 381। 381 इज द आंसर एंड हियर इज द आंसर 381। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ेंगे। सवाल हमारा क्या है, देखिए ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज करनी है। करनी क्या है, आपको इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, इससे इंटू, इस प्रकार से इंटू जब करेंगे और उसके बाद आप इसको फिर इंटू करके तोड़िए, देखिएगा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन को देख के भी आपको सही करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
यदि एक वृत्ताकार, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल है, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास 80 मीटर है, वृत्ताकार मैदान है, व्यास 80 मीटर है, ठीक है, तो एक इस प्रकार का है, तो इसका जो व्यास है वो दिया गया है कितना, 80 मीटर, ठीक, अर्धव्यास दिया, सॉरी अर्धव्यास बोला, मतलब कि इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस जो है वो 80 मीटर है, ठीक है। बोला एक वृत्त चाप केंद्र पर कितना बना रहा है, तो 26 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। हम तो डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर लेते हैं और 126 इसमें बना देते हैं, ठीक है, ये 126 मान लीजिए बन गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इस भाग पर जो है, इस भाग में क्या कर रहा है, तो प्रति 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगवाने का कितना कॉस्ट आएगा। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, आपको मालूम है कि 360 डिग्री में एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। एक वृत्त है उसका टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वो कब होता है, जब 360 डिग्री घूमता है, तब 1 डिग्री में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360, ठीक है। और यदि हम बात करें 126 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 126 डिग्री में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 126 डिग्री बाय 360 होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू पुट करेंगे 80 इंटू 80, राइट, एंड इट विल बी 126 एंड 360, यहाँ तक आए। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, 7 1 7 एंड 5 7 8 56, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 18 2 36 0 एंड 24 80। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 22 है और 22 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा, और 88 इंटू 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 64, हाथ में 6 है, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0, कहीं पे हमने गलती किया, इसको ठीक से देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे कितनी लागत, हाँ ठीक ही है, यहाँ पे हमारा लागत पूछा है ना, तो एक काम करिए, इसको पहले इंटू कर लीजिए, 8 8 64, ठीक है, 6 है, 8 8 64 और 6 70 हो गया, और यहाँ पे 0 है। आपसे पूछा कि 5 रुपया प्रति वर्ग किलो, तो ये तो एरिया निकल गया। यदि कॉस्ट लगाएंगे तो इससे आपको इंटू करना होगा, तो 5 4 20 हो गया और 5 7 35 हो गया। तो 35 200 कहाँ पे, देखिए 35 200 कहीं पे है क्या, यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है यदि m और n क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि 120 इतना वैल्यू दिया हुआ है, m पर पावर n इक्वल टू 121, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो एक काम करिए, m पर पावर n रहने दीजिए और 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसका मतलब m का वैल्यू कितना है, 11 है, और n का वैल्यू कितना है, 2 है। अब क्या पूछा है, m-1, m-1 का मतलब क्या है, 11-1, और n का वैल्यू कितना है, 2 है, और +1 बोला है। तो 11-1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, दो संकेंद्रित, ठीक है, तो दो संकेंद्रित का मतलब है इस प्रकार से आपका वृत्त है। अब यहाँ पे वृत्ताकार चक्र, दो संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां जो हैं वो कितनी कितनी है, तो एक जो है परिधि बोला है ना, परिधियां जो हैं वो एक तो 264 है, ये अंदर वाला 264 है, बाहर वाला कितना है, बाहर वाला जो है आपका वो है 352 परिधि दिया है, ठीक है। अब चक्र की चौड़ाई क्या है, मतलब ये जो चक्र है इसकी चौड़ाई कितना है ये पूछा है, ठीक है। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब यदि हम मान लें कि ये वाला R2 है, ये बाहर वाला R2 है और ये अंदर वाला R1 है, तो R2 माइनस R1 हमें निकालना है। ये पूरा, इससे यदि आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा, वही तो चक्र की लंबाई हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, पाई दोनों की परिधि जो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो पाई R2 माइनस पाई R1 कर दीजिए। हमें मालूम है कि 2 पाई R क्या होती है, परिधि होती है, 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1। यदि आप इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 352 माइनस कितना हो जाएगा, 264। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा और R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। R2 माइनस R1 स्क्वायर नहीं होगा, R2 माइनस R1, ठीक है। इक्वल टू माइनस करेंगे तो 12 में 4 गया 8, और यहाँ पे 14 में 6 गया 8, और यहाँ पे ये खत्म, तो 88 हो गया। ये 2 यहाँ से काटिए 44 हो जाएगा। उसके बाद पाई की वैल्यू उधर लेके जाइए, R2 माइनस R1 तो हमें निकालना है 44, और यहाँ पे पाई जाएगा उधर, तो 7/22 हो जाएगा, है ना। 22 दूना 44, 7 दूना 14, तो 14 मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चक्र की चौड़ाई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलेंगे
एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड करें, जैसा कि मैंने कहा था सारी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती हैं। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार टैंक है। ठीक है, इस प्रकार से एक टैंक है मान लीजिए, और यहाँ पे 120 मीटर चौड़ा है, 180 है ये और 120 है मान लीजिए। ठीक है, अब क्या बोला, यदि आयताकार टैंक के चारों ओर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे ये इस प्रकार से वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, मान के चलिए वृत्ताकार मैदान है। अब यहाँ पे बोला कि उसका जो क्षेत्रफल है वृत्ताकार मैदान का, ध्यान से, आयताकार टैंक के चारों ओर वृत्ताकार, यहाँ मतलब ये जो वृत्त वाला है, ये सब एरिया जो है, ये वृत्ताकार जो पथ है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 40,000 इतना है। ठीक है, अब क्या बोला, मैदान की परिधि कितना होगी ये आपको निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तब टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 180 गुना 120 हो जाएगा, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 का 34 3 और 18 3 21। ठीक है, 00, तो इतना हो गया। और प्लस यदि 40 से कर दें तो ये पूरे का निकल जाएगा, है ना, यहाँ से करेंगे तो 40 × 60 61,600, है ना, ये पूरे का निकल गया। अब यहाँ पे क्या बोला, मैदान की परिधि निकालिए। तो ये एरिया है, एरिया का वैल्यू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 61,600 बाई आर स्क्वायर, मतलब पाई नीचे आएगा 22/7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए तो आपका क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 या उसके बाद 11 × 5 = 55, 6 11 × 6 = 66, 00। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेगा तो 2800। उसके बाद आर स्क्वायर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप यदि निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको 7 इंटू आप कर सकते हैं, 7 इंटू, हम इसको तोड़ रहे हैं तो 7 इंटू 400 कर सकते हैं ना इसको। ठीक है, इस प्रकार से यदि आर निकालेंगे तो रूट करेंगे तो एक साथ दोनों में से कॉमन हो जाएगा, मतलब 7 हो गया, और 400 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 गुना 7 मतलब 140 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। आपसे पूछा क्या है, परिधि क्या है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr का मतलब 22/7, और r क्या होगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा 7 × 20। ठीक है, यहाँ से 7 खत्म हो जाएगा, 22 दूना 44 गुना 20 कितना हो जाएगा, 44 दूना 88, 880 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। तो मेरा प्रश्न है, श्रृंखला दिया, सीरीज दिया हुआ है 4 10 x 105 इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है कॉमा के बाद यहाँ पे x जो दिया हुआ है, 10 के बाद जो x है, इसके स्थान पर क्या होगा, मतलब मिसिंग आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप यदि देखेंगे तो इसमें स्टार्ट होता है क्या, 4। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ध्यान से यदि इसको बनाएंगे तो 4 है, उसके बाद 10 है। ठीक है, तो इस पे आप कंपैरिजन करेंगे तो 2.5 से इंटू करने से 10 आता है। ठीक है, फिर 2.5 के बाद यदि आप 3 इंटू करते हैं इसमें, तो 10 में यदि 3 इंटू करते हैं 30 आएगा। ठीक है, तो 0.55 इसमें बढ़ रहा है सीरीज में, आपको यदि ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, राइट। अब यदि आप इसको 0.5 बढ़ाएंगे, मतलब 3.5 इससे इंटू करेंगे तो 105 आएगा। देख लीजिए, 30 इंटू 3.5 करिए, 105 आएगा। फिर अगली जो संख्या है वो फिर 0.5 इंटू बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे 4 से आप इंटू कर दीजिए, 105 को 4 से करेंगे तो 420 आ जाएगा। देख लीजिए, 420 आया। इस प्रकार से ये सीरीज बढ़ रही है। इसका मतलब हमारा x चाहिए था, तो x = 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए बात। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसमें 150 डिग्री की एंगल बन रही है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र को भी दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लें। तो उसको जो है काट कर बनाया जा रहा है, कट किया जा रहा है। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है इस प्रकार से, और उसमें 1 कितना बना रहा है, 50 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 150 डिग्री मान के चल रहे हैं, चलिए हम लोग कि 150 डिग्री ये बन रहा है, इस तरह से 150 डिग्री बन रहा है। इसको हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। ये वाला जो हिस्सा है ये हमने कट कर लिया। अब बोल रहा है कि काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इस एरिया क्या निकालना है, इस सर्कल का एरिया का क्या होगा। लगातार ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सवाल जो है मेंसुरेशन से काफ़ी ज़्यादा आता है सीजीएल में। ठीक है, तो हम लगातार कर रहे हैं, तो आज यहाँ पे फिर से हमें ये प्रश्न मिल गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, निकाले गए भाग का क्षेत्रफल, इसका एरिया दिया हुआ है। तो हमें मालूम क्या है कि जब 360 डिग्री होती है तो एरिया होता है पाई स्क्वायर, राइट, हमें मालूम है। उसके बाद यदि यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 100 जो हमारे पास कितना 50 डिग्री का जो है वो एरिया दिया कितना 25/2। ठीक है, 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो 25/2 इंटू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/50। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री होता है, 1 होता है तो नीचे आएगा।
उसके बाद यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो 360 डिग्री आप यदि करते हैं तो पूरा सर्कल का निकलेगा। तो 360 डिग्री करेंगे तो 25/2 इंटू 360/150। अब आप इसको बोल सकते हो कि 360 डिग्री का जो एरिया हो रहा है वो पाई स्क्वायर होता है। आपको मालूम है कि 360 डिग्री का मतलब सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इससे आप इक्वेट कर सकते हैं, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2180, 00 काट दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये काट जाएंगे आप 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे 5 6 जा 30 आ रही है अभी तक पाई स्क्वायर की वैल्यू। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, मतलब 30 हमारी निकल गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा सवाल क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब का मतलब आप समझते हैं, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, इस प्रकार से क्यूब होता है ना। आपने क्यूब कभी ना कभी जरूर देखा होगा। तो इसमें आपको मालूम है कि 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेस आप समझ सकते हैं, फेस का मतलब सामने वाला। तो सामने पीछे इधर इधर ऊपर नीचे 6 फेस होता है। अब यहाँ पे पूछा क्यूब का बॉडी डायगोनल दिया है, तो जो बॉडी डायगोनल है वो दिया गया कितना 3√3। तो हमेशा याद रखेंगे जब क्यूब बोलेगा तो क्यूब का बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यूब जो है आपका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का वो होता है √3 इंटू साइड। यही यदि आपका क्यूबॉइड दिया रहता, मतलब कि घनाभ दिया रहता, तो क्या हो जाता √L² + B² + H²। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं क्योंकि L B H तीनों की आप यदि क्यूब की बात करें तो सेम होती है। तो इसको आप तीनों को ऐड करिएगा तो ए पुट करना होगा, मतलब ए क्यूब हो जाए, A² हो जाएगी। ठीक है, 3A² हो जाएगी, अंदर रूट बाहर आ जाएगा √3A। ठीक है, तो इसी से ये फॉर्मूला निकल के आया है, मतलब √3 इंटू साइड। तो हमारे पास क्या है, डायगोनल दिया है, कितना दिया 3√3, पुट कर देंगे, √3 आ गया, साइड आ गया। तो यहाँ से आप √3 काट दीजिए तो साइड की वैल्यू आएगी 3। साइड की कितनी आ गई वैल्यू 3। बट हमारे पास निकालना क्या है, एरिया निकालने बोला है कि उसका आयतन क्या है और उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। तो सबसे पहले आयतन निकालना है। आपको मालूम है कि एक क्यूब की आयतन जो है वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो वो क्यूब होती है ए क्यूब। मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 27 आएगा। तो ऑप्शन तो यहाँ पे पहले यही वाला सही आंसर है, क्योंकि 27 और किसी में है ही नहीं। ठीक है, बट हो सकता है कि यदि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को टफ किया जाएगा। तो यहाँ पे 27 सब में दे देता और यहाँ पे आपका एरिया में कुछ डिफरेंस कर देता। ऐसा क्वेश्चन कर सकता था। यदि ऐसा करेगा तो मैं बता दूं यहाँ पे एरिया क्या होगा। तो एरिया की हम बात करें, देखिए 6 फेस है, तो 6 फेस का पूरा पृष्ठ एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूरा जो है वो पूछ रहा है आपसे। तो 6 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 6 का कितना हो जाएगा 54, मतलब 54 यहाँ पे कैसा है आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक क्यूब, एक क्या है, एक शंकु है। शंकु का मतलब क्या होता है, कोण होता है। आपको मालूम है शंकु इस प्रकार का होता है, जिसमें आपका क्या होता है, ये आर होता है, ये एच, ये एल होता है। ठीक है, ये क्या होता है एल, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और दिस इज हाइट। अब क्या बोल रहा है आप, इसमें वॉल्यूम जो है उसमें वॉल्यूम का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबकी हाइट बोला है समान है, मतलब यहाँ पे आपका क्या रखा गया है, तो एक सबसे पहले शंकु रखा गया है, दूसरा आपका गोलार्ध रखा गया है। गोलार्ध का मतलब समझते हैं आप, जब आप स्फेयर को काट देते हैं ऐसे करके बीच से, तो वो होता है गोलार्ध। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इसको गोलार्ध। तो गोलार्ध का मतलब है कि ये इस प्रकार से ये रखा गया है गोलार्ध। ठीक है, तो गोलार्ध की हाइट ध्यान से देखिए, सबकी हाइट बोला सेम है। हाइट सेम का मतलब ये हुआ कि ये आर है तो इसकी हाइट भी आर ही होगी। समझ में आ रही बात। गोलार्ध की हाइट यदि आपसे बोला, यहाँ पे बोला कि सभी समकक्ष आधार पर खड़े हैं, मतलब सबकी ऊंचाई समान है बोल रहे हैं, मतलब इसकी जो रेडियस है उसकी हाइट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद एक आपका क्या रखा गया है, तो एक आपका रखा गया है यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की आर ये है और एच हो जाएगी ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रदत्त त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर बोल दिया है, जो रेडियस है वो क्या बोल दिया, ऊंचाई के बराबर बोल दिया, मतलब आर जो है वो एच के बराबर है। ठीक है, ये बोल दिया है। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने का मतलब किसकी, वॉल्यूम की। तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेशियो निकाल दिए। इसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपको मालूम है कि 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, ये होता है आपका स्फेयर का, बट ये क्या है हेमी स्फेयर है, मतलब अर्धगोलार्ध है, तो 2/3 होगा।
उसके बाद यदि हम बात करें, आपको तो बच्चा बच्चा जानता है, पाई स्क्वायर एच जो है वो बेलन का होता है, मतलब सिलेंडर का होता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है, आर जो है वो एच के बराबर बोल रहा है, तो एक काम करिए 1/3 आर को यदि एच के बराबर करते हैं तो ये आर क्यूब हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये भी, ये जो है वो आर क्यूब रहेगा ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो पाई आर क्यूब सबसे कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी खत्म। ठीक है, बचा क्या, 1/3 बचा इसमें 2/3 बचता है ना, 2/3 बचता है और इसमें 1 बचता है। एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यदि आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 आपका, आप या ये काम कर सकते हैं 3 सब में इंटू कर दीजिए। ठीक है, यदि आप करते हैं ऐसा तो ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:2:3। तो 1:2:3 कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, दिया गया एक फिगर है जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, सभी फिगर में क्या है, ये अंदर की ओर नुकीला अंदर की ओर आया है ना, अंदर की ओर, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, मगर ये बाहर की ओर निकल गया इसमें। ठीक है, और इसमें भी अंदर की ओर आया, मतलब ये वाला जो है डायग्राम अलग है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हरीश यास्मीन का भाई है, यास्मीन के 2 पुत्र हैं, शिवा और नकुल। कैलाश शिवा के भाई का पिता है, कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है। तो आपको ये इस प्रकार के जो एज वाला होगा, सॉरी रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन वाला होगा, इसमें आप थोड़ा सा कंसीडर करिए अपने रिलेशन में, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हरीश यास्मीन का भाई है, तो मान लीजिए कि मैं हरीश हूँ और मेरी बहन का नाम यास्मीन है, मैं इस प्रकार से सोच रहा हूँ। ठीक है, अब यास्मीन के 2 पुत्र हैं। ठीक है, 2 पुत्र हैं, मतलब मान लीजिए मेरी बहन के 2 पुत्र हैं, हम सोच रहे हैं, मतलब वो मेरा भगना होगा। अब यहाँ पे कौन कौन है, शिवा और नकुल है। अब बोला कि कैलाश जो है वो शिवा का भाई का पिता है, तो शिवा का भाई कौन है, नकुल है। शिवा का भाई नकुल है, मतलब मेरा भगना की बात हो रही है, तो शिवा का भाई क्या है, नकुल है। ठीक है, और नकुल यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैलाश जो है शिवा के भाई का पिता है, मतलब नकुल का जो पिता है, ध्यान से देखिए, कैलाश जो है वह शिवा के भाई, शिवा का भाई मतलब नकुल, तो नकुल का पिता है कौन, कैलाश। इसका मतलब ये जो कैलाश है ये शिवा और नकुल दोनों के क्या है, पिता है, मतलब मेरे जीजाजी की बात हो रही है ना। अब बोला कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है, तो मैं क्या था, मैं था हरीश, और कैलाश जो है वो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कैलाश जो है वो कौन है, जीजा है, मतलब जीजा बहनोई का यहाँ पे रिश्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सोचिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा अपने रिलेशन में सोचिए, बन जाएगा बहुत इजीली, आपको कोई भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न में 5-4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है, तो 5-4 के तुरंत बाद। ठीक है, तो 4 के बाद एक बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मेज है, मतलब मेज का मतलब टेबल होता है, इस प्रकार से गोलमेज आपको याद है ना, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, कमेंट करके बताइए कब हुआ था और कितनी बार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मित्र एक गोलमेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, इसमें से एक महेश है, मान लीजिए महेश ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ मित्र बैठे हुए हैं और महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ से इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हुए। ठीक है, अब बोला कि कुल कितने लोग बैठे हैं, बच्चा वाला सवाल है, यहाँ पे 9 लोग और एक महेश 10 लोग, तो इस प्रकार के बच्चे वाले सवाल पूछा करते थे पहले, मुझे नहीं लगता ये सवाल पूछेगा। नेक्स्ट सवाल है, लेकिन लगातार सवाल जो है सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है जेई में, मतलब थोड़ा सा टफ कर दे रहा है, टफ तो हालांकि नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा इससे टफ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज है, समांतर का मतलब पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, साइड जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 98 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है, मतलब इसका जो आधार है, ध्यान से दीजिए, ये जो बेस है, ये बेस जो है वो किससे है, इससे दोगुना है, ऊंचाई से दोगुना है, मतलब ये h है तो ये 2h है। ठीक है, अब क्या बोला, चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, तो हमें मालूम है एरिया दिया हुआ, तो एरिया इंटू क्या होता है, b इंटू एच होता है, किसका, जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो इसका एरिया होता है b इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 2h है, हाइट कितनी है, h है, एरिया कितना दिया है, 98 है। आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 49 हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 49। आप h निकालेंगे तो √49 होगा, मतलब 7 निकलेगा, h का वैल्यू कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है एक समलम है, समलम का मतलब ट्रेपेजियम होता है, समलम का मतलब इस प्रकार की आकृति जिसमें 2 पैरेलल साइड होती है, मतलब एक जो है
ये देख पा रहे हैं, ये पैरेलल साइड होती है, बाकी जो दो होती है वो पैरेलल साइड नहीं होती है, नॉन पैरेलल होती है। इसको हम लोग बोलते हैं समलंब, ठीक है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम जो है यहाँ पे पूछा है एक नहर का, ठीक है। तो एक समलंबाकार जो नहर आपने देखा होगा इस प्रकार से होती है, नहर जो होती है वो समलंब में ही होती है बेसिकली। तो उसका 10 मीटर चौड़ी और 10 निचला भाग जो है वो 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं, मतलब जो नीचे वाला भाग है कुछ इस प्रकार से समझिए आप कि नीचे वाला भाग क्या है। तो नीचे वाला भाग जो ऊपरी भाग कितना है, ऊपरी भाग 10 है, तो मान के चलिए ऊपरी भाग है और नीचे वाला भाग क्या है 6 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें आपको मालूम है कि ये हाइट होती है, ठीक है, दिस इज हाइट। हाइट का मतलब डिफरेंस, मतलब कि जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच का जो है जो क्या बोलते हैं उसको लेंथ बोलते हैं, ठीक है, लंबाई। अब यहाँ पे क्या है, या दूरी बोल सकते हो आप। यहाँ पे यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब सेक्शनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाला जो एरिया है वो दिया हुआ है कितना 480। तो एरिया का वैल्यू होता है 480 दिया हुआ है। आपको मालूम है कि एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 6 इंटू 10, 6 + 10 इंटू आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब h, ये h, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 480। जो दिया हुआ है उसको आप मतलब कि डाल लीजिए और उसको बना डालिए, ठीक है। ये आपका 2 है, हाफ है, रहने दीजिए। 6 + 10 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, ये h हो गया, इक्वल टू 480 हो गया। इसको काटिएगा 2 8 16 हो जाएगा, ये आप उधर जाएंगे तो 8 48 हो जाएगा 60, मतलब h की वैल्यू कितने हो गई 60 मीटर हो गई। तो ये पूछा था नहर की गहराई क्या है, तो 60 मीटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, दी गई छवि है, इसमें 4 आकृति दी गई है, कौन सी आकृति 2 समान भाग में बांटेगी। देखिए ये वाला को आप कर सकते हैं, ये आधा, बाकी में नहीं कर सकते, मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है कि एक सुधाकर है, उसके पास 13 फूल है, ठीक है। वो प्रतिदिन सुबह मंदिर में जाता है, 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग में, मतलब बाग मतलब गार्डन होता है, गार्डन से 2 फूल जो है वो तोड़ लेता है, ठीक है, मतलब 3 चढ़ाया 2 तोड़ लिया, ठीक है। अब बोल रहा है उसके पास फूल किस दिन नहीं होंगे, 2 फूल नहीं होंगे, उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे, ये पूछ रहे हैं। इसमें काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए सुधाकर के पास क्या है, 13 फूल है। पहला दिन उसने क्या किया, पहला दिन उसने 3 फूल चढ़ाया, 2 फूल जो है उसने तोड़ लिया। दूसरा दिन 3 फूल चढ़ाया, 2 फूल तोड़ लिया। इस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी। तो कैसे करेंगे आप इसको, आपको करना क्या है कि बेसिकली देखिए पहला दिन 13 फूल है उसके पास, 3 उसने क्या कर दिया, पहला दिन तो 13 फूल उसके पास, समझ रहे हैं आप, 3 फूल आराम से चढ़ा दिया। दूसरे दिन उसके पास कितने फूल होंगे, तो दूसरे दिन क्या होगा कि 13, ध्यान से देखिए कि 13 - 3 + 2, मतलब आपका 13 में 3 गया 10, 2 12, मतलब 12 फूल जो है वो लेकर गया। दूसरे दिन आएगा वो 12 फूल लेकर आएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, 12 फूल में 3 फूल चढ़ा देगा, उसके पास 9 फूल बचे और 2 फूल उस दिन तोड़ लेगा वो, तो 9 2 11। इस प्रकार से फिर तीसरा दिन, फिर नेक्स्ट डे जो होगा 11 है उसके पास, 3 फूल चढ़ाएगा 2 फूल छोड़ेगा, ठीक है। तो 11 में 3 माइनस करिए तो 8 होगा, +2 मतलब 10 हो गया। इस प्रकार से जब इसको बनाएंगे तो एक एक घटेगा, तो 13 12 11 10, उसके बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब तीसरा, अब यहाँ पे देखिए 3 फूल है उसके पास, 3 फूल उसने चढ़ाए, ठीक है, चढ़ा दिया सक्सेसफुली। अब उसके बाद 2 फूल उस दिन तोड़ भी लिया, तो अगले दिन वो क्या करेगा, उसके पास 2 फूल ही बचेंगे, 2 फूल लेके आएगा। तो इसका मतलब इतना दिन तक उसके पास 3 फूल हैं। कौन से में 3 फूल नहीं है, यहाँ में उसके पास इस दिन जो है वो 3 फूल नहीं है, तो यहाँ पे काउंट करना ये कौन सा दिन पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां दिन। तो 12वां दिन जो है उसके पास नहीं है 3 फूल, 2 फूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 से गुना किया जाता है, तो इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है, यह पूछ रहा है, ठीक है, क्या इसमें से हो सकता है। देखिए प्राइम नंबर आपको मालूम है एक ऐसी नंबर होती है जिसकी कोई भी फैक्टर्स नहीं होती। जैसे हम बात करें तो ये संख्या जो है 3 से स्टार्ट होती है। एक एग्जाम में सवाल पूछता है क्या 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 3 से स्टार्ट हो गई, जैसे 3 हम बात करें तो 3 का कोई फैक्टर है क्या, 3 खुद से कटता है। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो खुद से सिर्फ कटता हो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, इस प्रकार से बढ़ेगा। 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 का 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, ठीक है, 9 नहीं होगा। फिर आपका 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, इस प्रकार से चीज़ें बढ़ती जाती हैं।
अब यहाँ पे क्या है, एक अभाज्य संख्या है उसे 2 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या, देखिए 2 से कोई भी आप अभाज्य संख्या को गुना करिए तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 2 से आप इंटू इससे करिए, इससे करिए तो इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर, क्योंकि आप इवन नंबर से इंटू कर रहे हैं तो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑड है, पहले तो ये खत्म। दूसरा 96 है, 96 आप करके डिवाइड करके देख लीजिए, आप इसको करिए तो 48 में 2 इंटू करने से क्या हो रहा है, 96 आ रहा है, मतलब 48 क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 12 को आप 2 से डिवाइड करके देखिए तो 6 को 2 से इंटू करने से आया है 12, इसका मतलब 6 का प्राइम नंबर है, नहीं है। आप 26 को देखिए, 2 को आप जब 13 से इंटू करेंगे तब आएगा 26, मतलब जो 2 है वो 13 से इंटू किया गया है तब आया है प्रोडक्ट आपका 26, मतलब 26 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल एक निश्चित भाषा में FEAD को इतना लिखा जाता है तो इस भाषा में डिफ को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, F जो है वो छठा संख्या होता है, E पांचवा संख्या होता है ना, A पहला संख्या है अल्फाबेट में, यदि आप बात करेंगे 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, उसमें हम बात करें ABCD आप देखेंगे, D चौथा नंबर है, इस प्रकार से बनाया गया है। तो D चौथा नंबर होता है, डिफ को आप यदि करेंगे तो डिफ चौथा होता है, D चौथा होता है, E पांचवा होता है, उसके बाद A एक पहला होता है और F जो होता है वो छठा होता है। तो 4, 5, 1, 6 जो आंसर है वही सही आंसर है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित भाषा में मटेरियल को ये लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिए, M के बाद N आया है, A के बाद B आया है, T के बाद U आया है, E के बाद F है, इसी प्रकार से ये बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब है आपको एक एक बढ़ाते जाना है। तो आपको डिमोलिश को करना है तो D के बाद E आता है, E लिखिए, उसके बाद E के बाद F आता है, F लिखिए, फिर M के बाद N आता है, N लिखिए, O के बाद P आता है, P लिखिए, L के बाद M आता है, M लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद I के बाद J आता है, J लिखिए, उसके बाद S के बाद T, H के बाद I, तो E F, E उसके बाद क्या F है ना, F है, तो E F कहाँ पे है देख ले, E F N P M, E F N P M J T I, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही नजर आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट है, दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है, सुमेश के दिनेश के साथ क्या संबंध है। ये वाला मन ही मन सोचिए आप कि दिनेश जो है सुमेश की पत्नी का भाई है, तो किसी को भी आपके रिलेशन में सुमेश सोच लीजिए आप कि सुमेश की पत्नी कौन है, ठीक है। तो सुमेश की पत्नी का भाई आप सोच लीजिए और इस प्रकार से आप जब इसको बनाएंगे, मान लीजिए कि ये मान लीजिए दिनेश है, ठीक है, सुमेश की पत्नी का भाई है, मतलब मान लीजिए सुमेश है, ठीक है, ये क्या है, सुमेश है, तो सुमेश की पत्नी है ना, सुमेश की पत्नी, इस प्रकार से उसने थोड़ा सा हेयर बेल्ट वगैरह लगाया हुआ है, तो सुमेश की ये पत्नी है, ठीक है, सुमेश की पत्नी का भाई है, तो दिनेश क्या है, सुमेश की पत्नी का भाई है, मतलब इसका ये भाई है, ठीक है, भाई है। अब दिनेश के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, आप सोचिए, ये दोनों क्या होगा, जीजा साला होगा, मतलब जीजा बहनोई जहाँ पे ऑप्शन है वही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद 20 जोड़ा जाता है, देख लीजिए, तो मूल संख्या के 8 गुने से क्या होता है ये, तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग चलिए बनाते हैं। बताइए, यदि संख्या को दोगुना किया जाए, यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है, मान लीजिए वो संख्या x है, दोगुना किए 2x हो गया, उसके बाद इसमें 20 जोड़ दिए, ठीक है, तो वो मूल संख्या क्या था, x था, उसका 8 गुना से 4 कम वाला प्रदान करता है, मतलब 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये 2x इधर आएगा 6x हो जाएगा, ये इधर जाएगा 24 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 4 24, मतलब 4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 कहाँ है 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल है 2 अंकीय एक संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन, ये आपका क्लास 8 का क्वेश्चन है। प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल पूछ रहा है 2 अंकीय एक संख्या है, अंकों के योग से 7 गुनी है और दहाई स्थान का, देखिए यहाँ पे दहाई स्थान का, इकाई स्थान का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा वो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस वाला, कि यूनिट प्लेस में मान लेते हैं कि हमारा क्या है और टेंथ प्लेस में क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ आपको याद आ रहा होगा, जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते थे कि मान लीजिए कि 48 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 4 × 10 + 8 इस प्रकार से लिखते थे। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 1008 है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको याद आ रहा होगा कि 1000 × +8 इस प्रकार से हम लोग लिखते थे ना, याद आ रहा होगा, क्लास 1 2 3 में से हम लोग लिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आपका ये बनेगा। यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस में बोला है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है, दाहिने स्थान का अंक जो है वो ज़्यादा है, तो आप इकाई को मान लीजिए, यूनिट को मान लीजिए x, तो दाहिने स्थान का जो अंक है वो इकाई के
4 अधिक है, मतलब यहाँ पे x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम ओरिजिनल नंबर की बात करें कि कितनी नंबर हो जाएगी, तो यहाँ से आप ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग इंटू करके देख रहे थे, तो 10 प्लस में ये है, मतलब इसको आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा, जैसे आप उसको कर रहे थे। तो 10 से इंटू कर दीजिए और यूनिट प्लेस को आपको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11x + 40। ठीक है, अब क्या बोला है? अब बोला है कि 2 अंकीय संख्या है, अंकों का योग करने से 7 गुना वो होता है। ठीक है, मतलब ये अंकों का योग होगा, दोनों को ऐड करिए तो आपको अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो x + 4, इसका कितना बोला है, ध्यान से पढ़िए, तो 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + x 2x, इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 14x प्लस यहाँ पे 7 4 जा 28, और ये हो जाएगा 11x + 40। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 14x इधर आएगा, 3x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 12। x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काट दीजिए, 4 आएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 34 आ गया, 4 आया। अब संख्या क्या हो जाएगी, इसमें आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो यही संख्या थी ओरिजिनल संख्या, मतलब 11 × 4 + 4 40, मतलब आपका 84 आ गया ना। तो 84 यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, 5 × इतना दिया है, इसका मान दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सा है। आपको करना क्या है, आपको देखिए 125 है तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और उसका ऊपर से कर दीजिए, आपको मालूम है कि यहाँ पे 0.25 दिया है, लिख दीजिए। इसके बाद इसको करेंगे तो 5 × 1/4 हो जाएगा। अब इसको आपको मालूम है कि आपका पावर का इंटू होता है, तो आप इसको इंटू कर सकते हैं 3 × 0.25। तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करके, मतलब 0.25 को डेसिमल हटा देते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। 25 चौक 100, मतलब आपका क्या हो जाएगा 5 1/4 × 5, और ये हो जाएगा 3/4। अब आप इंटू करेंगे तो क्या होता है, पावर में प्लस होता है, तो पावर में प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, आप एक बार करके देख लीजिए, 3 + 1 4, 4/4, मतलब खत्म, 1 हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दी गई आकृति है, कितनी बार एक स्टार के ठीक बाईं और एक त्रिकोण बनता है, मतलब ट्राइंगल बनता है। तो एक तो यहाँ पे बना ट्राइंगल, ठीक है, स्टार के बाईं ओर, उसके बाद यहाँ पे तो बनेगा नहीं, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे बना, तो 2 बार बन रहा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट संख्या की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा, यदि हम दी गई तीनों आकृति में से कोई 2 आकृतियां लेते हैं तो इनमें से कितने प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो प्रतीक दिया गया है। तो मैं इसको आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यदि नहीं दिख रहा होगा तो इस प्रकार से ये दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बोला कि 2 बार लीजिए, या तो इसको दोनों को लीजिए, या इसको दोनों को लीजिए, या इन दोनों को लीजिए, तो क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए इन दोनों को यदि हम लोग लेते हैं तो LL कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आया। इन दोनों को आप यदि लेते हैं तो आपका ये स्टार कॉमन आ रहा है, प्लस कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लीजिए तो इसमें आपका L कॉमन तो आया नहीं, माइनस कॉमन नहीं आया, आपका इसमें इंटू कॉमन आया। मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो पहला में आपका क्या कॉमन आ रहा था, 1 कॉमन आ रहा था, और दूसरा में 2 कॉमन आ रहा था, तीसरा में 1 कॉमन आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक चीज जो है वो कॉमन है, और वो संख्या क्या है जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो वो आप यदि 2 को कंपेरिजन करते हैं तो सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, दी गई आकृति में 4 पिक्चर यहाँ पे दी गई हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा विषम है, ऑड है, मतलब अलग है, उसको छांट देना आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ये पूरी लकीर है, इसमें डॉटेड है, और बाकी सब में देखें तो पूरी लकीर तो है, बट ये जो है ये डॉटेड सिर्फ एक तरफ है। ठीक है, पूरी नहीं है, इसका मतलब ये जो है अलग है बिल्कुल, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में वो दौड़ रही है। ठीक है, ये बोला गया है। और यहाँ पे यदि हम इसको करें तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये बोला जा रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा इस तरफ होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ है, मतलब इसका मुंह जो है वो बाहर की ओर इस तरह से देख रही है वो। अब इसमें ये रोटेट कर रही है और इसमें बोल रहा है कि ये 3 राउंड दौड़ने के बाद 3.5 राउंड बोल रहा है। ठीक है, 3.5 का मतलब 3.5। तो 3 राउंड में आपका यदि आएगा तो 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, तो 3 राउंड में तो यहीं पे होगा।
और 3.5 में कहाँ पे होगा 50%, मतलब सर्कल का आधा। तो इस पॉइंट पे सर्कल का आधा कौन सा होगा, इस पॉइंट में, मतलब इस जगह पे होगी। और इस जगह में क्या हमारा साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ गए होंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको फ्री टेस्ट दी जा रही है, ठीक है। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पेपर के, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, दी गई छवि है, इसमें क्या दिया है, इनमें से 6 कोने किसमें है आपको देखना है, ठीक है। तो 6 कोने काउंट करिए, तो इसमें तो मिल नहीं रहा है, 1 2 3 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है 6 कोना, बाकी में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 2, मतलब बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, सीरीज दिया गया है, तो 21 है, 7 है, 111 है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, इस सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका 3 गुना है ये, ठीक है। उसके बाद इसका ये 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है, उसके बाद किसी एक का 3 गुना ये होगा। तो किसका 3 गुना होगा, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 1425 को 3 से इंटू करिए तो इतना आएगा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज, बहुभुज का मतलब पॉलीगॉन होता है, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं उसको पॉलीगॉन बोलते हैं ना। तो बहुत सारी पॉलीगॉन, जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन ही है। तो बहुभुज के शीर्षों पर खड़े हैं, बताना है कि इनमें से किस परिस्थिति में हर किसी के सन्निकट होगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, प्रत्येक फ्रेंड के बीच की दूरी इक्वल होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि समभुज त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज होता है, ट्राइंगल होता है। समभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, मतलब जिसकी सभी एंगल्स इक्वल हैं, या यूं कहें कि सभी एंगल, सभी साइड्स बराबर है ना। सभी एंगल इक्वल होने का मतलब है कि 60 60 60 है ना, 180 होता है तो 60 ये होगा, 60 ये होगा, या 60 ये होगा। इस कंडीशन में आप ध्यान से रखिए कि किसी एक, कोई फ्रेंड ए है, कुछ फ्रेंड बी है, दूसरा तीसरा फ्रेंड सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन में यदि आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे, चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, ये दोनों फ्रेंड की डिस्टेंस भी सेम होगी, और इसके बीच भी डिस्टेंस जो है वो सेम होगी, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बाकी कंडीशन में आप लगा के देख लीजिए, कभी भी सेम नहीं होगे। दूसरा चतुर्भुज बोला है, ठीक है, तो चतुर्भुज में आप देख लीजिए, ये तो हमने ये चतुर्भुज लगा दिया, कभी इक्वल होगी, यहाँ से एक फ्रेंड यहाँ पे, दूसरा फ्रेंड यहाँ है, क्या इक्वल होगी, तो डायगोनल हो जाएगा, इक्वल तो होगा नहीं। इसके बीच, दोनों के बीच की दूरी इसके बीच के बराबर होगी, ये कितना लंबा दिख रहा है, ये कितना छोटा दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद पंचभुज में भी नहीं होगा, और यहाँ पे छठभुज में भी नहीं होगा, ठीक है, समझ के बाद। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ट्राइंगल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पहला जो ऑप्शन था। दूसरा है, मान लीजिए आप 5x5 के वर्गाकार ग्रिड के बॉक्स में खड़े हैं। ग्रिड का मतलब है कुछ इस प्रकार का, आपने बचपन में जरूर जो है सुडोकू वगैरह खेला होगा, ठीक है, इसी प्रकार का। 3 और 4 5 हमने कर दिया, इधर से भी 5, 1 2 3 5। अब यहाँ के बोला कि सेंटर में मौजूद है, सेंटर का मतलब इस जगह में आप हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 कदम चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम जो है वो स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछा आप नहीं चल सकते। क्या बोल रहा है, या तो आपको एक रो चलना है, या एक कॉलम चलना है, ठीक है। एक समय में एक कदम आप स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते कदम चलकर। तो यहाँ पे बोला कि 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे 2 कदम चल के जो है वो आप तिरछा में नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तिरछा वाला देख लीजिए, क्योंकि आप क्या है, तिरछे नहीं चलना आपको। ध्यान से देखिए, आप एक कदम चलिएगा, आप इस तरफ जा सकते हैं, फिर इस तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को मिलाते जाइए। बोला चौथा कॉलम, ठीक है, और दूसरी रो बॉक्स। चौथा कॉलम का मतलब देखिए, ये सब कॉलम है, ये सब कॉलम है, 1 2 तीसरा कॉलम, और ये चौथा कॉलम या 5वां कॉलम, सी हमने लगा दिया। रो की बात करें, दीज आर द रोज, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, ठीक है, दिस इज थर्ड रो एंड फोर्थ रो, एंड दिस इज फिफ्थ रो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा कॉलम बोल रहा है, मतलब चौथा कॉलम मतलब यहाँ पे। दूसरा रो बॉक्स मतलब यहाँ पे। तो यहाँ तो आप पहुंच सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। दूसरा रो बॉक्स यहाँ पे होगा, तो आप ऐसे एक बार जाइए, फिर एक बार जाइए, 2 कदम तो बोल ही जा रहा है जाने के लिए, तो यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं। फिर बोला कोने के बॉक्स में, इस बॉक्स में पहुंच पाइएगा आप, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको जाइए इधर, फिर जाइए इधर, नहीं पहुंच पाइएगा, इधर जाइए इधर, किसी भी कंडीशन में आप कोना वाला बॉक्स में कभी नहीं पहुंच सकते। और तिरछा में आपको तो चलना नहीं है, आप तिरछा जाते तो पहुंच सकते थे, बट तिरछा लिख दिया कि नहीं चल सकते। तो यहाँ पे सही आंसर यही हो जाएगा, और बाकी में आप करके देख लीजिए, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, दी गई आकृति में 4 विकल्प में से कौन सा अक्षर दाईं आकृति में देखा जा सकता है लेकिन बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता। तो दाईं में आप देख पा रहे हैं बट बाईं में नहीं। यहाँ पे क्या है, दाईं आकृति में देखा जा सकता है लेकिन बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो दाईं आकृति में देखा जा सकता है। तो दाईं आकृति में आप देखिए यहाँ पे Q है, बाईं आकृति में Q नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक निवेश युक्ति है। तो निवेश का मतलब होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, निवेश का मतलब इनपुट डिवाइस। तो इनपुट आपको मालूम है यहाँ पे स्कैनर एक इनपुट है, बाकी सारी क्या है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, सवाल है एक ईमेल में प्रेषक, प्रेषक मतलब सेंडर होता है, जो भेजता है उसको प्रेषक बोला जाता है, सेंडर। ठीक है, तो जो ईमेल भेज रहा है उसका एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है। तो फ्रॉम होगा, आपको मालूम है, और बाकी तो टू वाला जो है जिसको भेजना है, आप यदि भेज रहे हैं किसी को तो टू लिखिएगा या तो सीसी या बीसीसी, तीनों ही आप लिख सकते हैं, नीचे में तीनों कॉलम खुल जाता है। ठीक है, आपको मान लीजिए एक बंदे को भेजना है, उसी की कॉपी अलग अलग बंदे को भेजनी है तो आप सीसी लगा दीजिए और बीसीसी लगा सकते हैं। ठीक है, सेम ईमेल आपको उसमें भी चला जाएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं। बोल रहा है वर्तनी व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच होता ही है, आपका नीचे में अंडरलाइन वगैरह हो जाता है, आपको मालूम है। उसके बाद हेडर फुटर फुट संख्या, ये भी आप उसमें रहता है ऑप्शन। उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा, ये भी रहता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब पेज होता है प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेषकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को जो है उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और कंप्यूटर की हमने ऑलरेडी जो नोट्स हमने जो है जेएसएससी जेईई नेटटेक साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 की मैं नोट्स दे रहा हूँ, उसमें मैंने करवाई हुई है। ठीक है, तो उसमें आपका ये कवर हो जाता है। साथ ही साथ मैंने एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। स्पेशली मैंने जितने भी शॉर्टकट की हैं वहाँ पे करवा दी हैं। ठीक है, में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं। ठीक है, तो संचालन प्रणाली का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यहाँ पे वर्क है ये बोल रहा है, संचिका प्रबंधन करना, युक्ति डिवाइस को आप मैनेजमेंट करना है, कार्य अनुसूचन करना, केवल 1 2 3 या केवल 2 और 3। तो यहाँ पे तीनों ही ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थ होता है। दूसरा यहाँ पे बोला कि रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, दूसरा एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से कुशलता के प्रोग्रामों को निष्पादित। सही बात है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो जितने भी रन होते हैं इजीली वो ऑपरेटिंग सिस्टम में करके देता है, तो ये तो सही है, गलत तो है नहीं। दूसरा एक संचालन प्रणाली मेमोरी, प्रोसेसर, युक्ति, सूचना और सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं के आवंटन को नियंत्रित की, ये भी सही है, पूरा कंट्रोल यही करता है। उसके बाद एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंध नहीं करता, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को यहाँ पे प्रबंध नहीं करता, ये ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो ध्यान पे ऑप्शन डी यहाँ पे गलत था, ये हार्डवेयर को भी प्रबंध करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या साउंड हो रहा है ये सारी चेक ऑपरेटिंग सिस्टम में हो जाती है ना, साउंड कहाँ पे देना है नहीं देना है। अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए गाना बजाना है तो साउंड आएगा ना उसमें, और आपका वो आउटपुट डिवाइस ही हार्डवेयर ही है वो, जैसे स्पीकर में यदि जा रहा है तो। अगला सवाल हमारा विंडोज़ 8 में, देखिए विंडोज़ 10 उस टाइम में लॉन्च हो चुकी थी, फिर भी विंडोज़ 8 का सवाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर में क्या होता है, सरकारी कंप्यूटर में आपको विंडोज़ 8 पुरानी भी मिलती है, इसलिए सवाल दे रहा है ताकि एक आप जब उस पोस्ट में जाएंगे तो आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, है ना, इसलिए सवाल ये पूछता है। हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल तो रहता ही रहता है। विंडोज़ 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति, लघु रीति मतलब होता है यहाँ पे शॉर्टकट की, कौन सा शॉर्टकट की का आप यूज़ करें, कुंजी मतलब की होता है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे F5 का मतलब आप तो समझते हैं क्या होता है, F5 का मतलब होता है कि रिफ्रेश करने के लिए, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा F6। और बेसिकली इसका यूज जो होता है मतलब कि जो कर्सर होता है ना, कर्सर को चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है, तो ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन का यूज़ करता है वो ड्रम प्लॉटर करता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको थ्योरी वाली बुक में एक बुक आती है क्राउन की, तो आप वो ले सकते हैं, उसके लिंक में कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे देने की। ठीक है, नई वाली लीजिएगा,
तो उसमें आपका ये कवर हो जाता है। ठीक है, जितनी भी थ्योरी वाली चीज़ है, आपको यदि दिक्कत हो रही है समझने में तो आपको समझना पड़ेगा कि ड्रम प्लॉटर होता क्या, किस प्रकार से फंक्शन करता है। अगला सवाल है, विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति मतलब शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट की के पे हमने बोला कि स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में वो दी गई है। विंडोज 10 में क्या है, खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए मतलब स्विच करना आपको, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं उसमें से आपको स्विच करना है, इसमें जाना है, तो आप क्या करेंगे, अल्ट प्लस टैब दबा दीजिए, आप उसमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट की है। नेक्स्ट सवाल हमारा, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको कहाँ से मिलती है, तो ये तो VMware के थ्रू मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं के सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संस्थापक का उपयोग करता है। तो हिंदी थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो मैं बता दूं, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहु संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका मतलब बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, पॉली रियल टाइम अनुप्रयोग जो है वहाँ पे, और एप्लीकेशन, और बहु उपयोगकर्ता मतलब यूज़ करने वाला। ठीक है, कि सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है, यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऑफलाइन में कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको मालूम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क पर आधारित होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये सारी मैनेजमेंट करके देता है, मतलब आप मल्टी यूजर्स वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, आपको मालूम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है, विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने हेतु एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है, न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतक्रिया के साथ निर्भर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर में हमेशा इसलिए इंग्लिश मीडियम में देता हूँ, आपको ये हिंदी समझ में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, ये कहना ये चाह रहा है कि बताओ कि ऐसी कौन सा सिस्टम है जिसमें, जैसे क्लाउड कंप्यूटर्स का आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें बेसिकली होता क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप डेटा को स्टोर कर रख सकते हो। ठीक है, ये डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी देती है, तो बहुत सारी कंपनीज आपको फ्री में भी देती है, जैसे जीमेल वगैरह गूगल भी देती है, और बहुत सारे के लिए चार्ज दिया जाता है। मान लीजिए बहुत सारा डेटा GB में रखना है तो उसके लिए तो आपको चार्ज देना होगा। ठीक है, कंपनी वगैरह क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करती है और इजीली डेटा को स्टोर करके रखती है, डेटा मैनेजमेंट करके वो देती है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विंडोज़ 8 में आपका एक ही दो ऐसे प्रश्न है जहाँ पे आपको समझ में हिंदी वाला नहीं आएगा, बाकी सारे सब प्रश्नों में समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट है, विंडोज़ 8 में सक्रिय, ठीक है, एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी, आपको मालूम है कि F5 करने से क्या होता है, रिफ्रेश होता है, वही रिफ्रेश के बारे में पूछा है, F5। नेक्स्ट, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का कौन सा नवीनतम वर्जन उपलब्ध है, तो यहाँ पे मार्शमेलो यहाँ पे सही आंसर होगा, बट ये पुराना प्रश्न हो गया। नया प्रश्न क्या होगा, अभी कौन सी फिलहाल जो है चल रही है क्या एंड्रॉयड का वर्जन, तो कमेंट करके बताइएगा। आपको इतना तो मालूम होगा, मोबाइल से आप यूट्यूब देख रहे होंगे, कौन सा वर्जन अभी लेटेस्ट है जरूर बताइए, और आपके पास कौन सा है वो भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, विंडोज 8 में सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो का विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति जो है मतलब शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे, तो फुल करना है। ठीक है, फुल आप यदि डेस्कटॉप को करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा क्या, तो आपको विंडोज़ प्रतीक चिन्ह कुंजी शिफ्ट अप, और हाँ तो अप वाला आप करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ISP का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं ना। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 5 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, तो 2016 के लिए एक्सेल XX जो है, चूंकि एक्सेल फाइल है तो एक्सेल के लिए ये यूज़ किया जाता है। यदि कोई वर्ड फाइल होती है तो डॉक यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका यदि कोई PPT होती मतलब पावर पॉइंट फाइल होती तो PPT.PPTX जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एक्सेल बोला है तो XLX आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है, तो आंकड़ा जो है वो डेटा जो रखना है वो MS एक्सेस रखता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
टाटा आयरन स्टील कंपनी का संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? देखिए, बिरसा मुंडा ने देखिए ये तो पहला ही वाला ऑप्शन गलत दे दिया है। सोनौत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। ठीक है, हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और एनालाइज फॉर यू में ऐप में मैंने वीडियो सीरीज में भी इसको पूरा आपको करवाया है ना। तो इसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, बाकी एक से अधिक तो कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आंख बंद करके ऑप्शन ए टिक कर दीजिए। ठीक है, आपका एक से अधिक रहता है तो आप देखने जाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है CSR। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली क्या होती है, कोई कंपनी जब स्टैब्लिश होती है ना, जैसे सेल है या टाटा स्टील है या सेल बोकारो, कोई भी है, कोई भी कंपनी है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है भाई? समाज के प्रति कोई काम करें आप, क्योंकि आप धूल धक्कर उड़ा रहे हैं, आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं, आप एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो है इसे हम कहते हैं CSR। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति जिम्मेदारी एक कंपनी की। ठीक है, तो वो हमारे झारखंड में लागू करना थोड़ा ईजी नहीं है। वो किस कारण से? यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी समस्या एक नहीं है, मतलब ये समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में अनुपस्थिति, ये कोई कारण थोड़ी ही है। क्या दिक्कत है? कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा तो अच्छी बात है ना, कृषि भूमि है तो वहाँ पे ऐसे ही आपका इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो ये वाला गलत है। बाकी सारा यहाँ पे सही है। दीज आर द रीजन ड्यू टू विच CSR प्रोजेक्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द झारखंड सुटेबिलिटी इनसुटेबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला सवाल हमारा, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी धरोहर योजना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो क्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, भारत संस्कृति के समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक, जी हाँ, तो माइनॉरिटी के लिए एक चलाया गया प्रोग्राम है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क? तो आपको मालूम है कि पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम के अंदर जो है घाटशिला बोल के जगह है, घाटशिला में कॉपर मिलता है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा फूलडुंगरी। देखिए, फूलडुंगरी एक हिल्स है जो कि आपको घाटशिला में मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप घाटशिला का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हिल है। और फूलडुंगरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो हो सकता है कि इसमें कुछ उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न दे। फूलडुंगरी में जो है एक लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अरण्यक, ठीक है, अरण्यक वो उन्होंने लिखा है, पोथेर पांचाली लिखा है। जरा कमेंट में बताइएगा कि पोथेर पांचाली और अरण्यक जो है वो किसने लिखा है। और ये जो लिखा है वो आपका ये जो फूलडुंगरी आप देख पा रहे हैं, जो जंगल है उस पर बेस्ड वो अरण्यक लिखा गया। कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बंगाली है, बंदोपाध्याय जी हैं, क्या नाम है जरा कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे घाटशिला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी पे, आपको मालूम है देवघर से नज़दीक है त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, और मसान जो डैम इसी पे बनाया हुआ है। साथ ही साथ झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे बोटिंग होती है, मयूराक्षी नदी। ठीक है, साथ ही साथ इस डैम को, मसानजो डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कनाडा की सहायता से इस डैम को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, श्री सम्मेद शिखर की और कौन से नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम है पारसनाथ पहाड़ी, पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ के नाम पे ये फेमस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम है कि जैन लोग यहाँ पे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगला है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इस पहाड़ी में रखें। अब गांव में तो ज़्यादा जैन आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन पहाड़ी में आपको यहाँ पे जैन धर्म की, चूँकि यहाँ पे ये आपका भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित है, इसलिए वहाँ पे आपको मिलते हैं। और इसमें कई सारे जो है आपको मालूम है कि पारसनाथ जो है जो झारखंड के लोग हैं, ठीक है, उन्हें मरांग बुरु के नाम से जानते हैं, और वो क्लेम करते हैं वो हमारे मरांग बुरु हैं। जैन धर्म में बोलते हैं कि हमारे पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, तो उनमें जो है क्लासेस होते रहती हैं, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो आपको मालूम है स्प्रिंग का, बसंत का। ठीक है, इसी टाइम में सरस्वती पूजा होती है। तो 130वां सवाल है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। आपको मालूम है जब बात होती है मिनरल्स की, तो ईस्ट सिंहभूम जिला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि हम ईस्ट सिंहभूम जिले की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जमशेदपुर है, और जमशेदपुर में टिस्को है, टाटा स्टील है, आपको मालूम है। साथ ही साथ यदि हम पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिला में एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है घाटशिला, जो कॉपर के लिए, तांबा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला सवाल है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो आपको मालूम है सूर्य देवता,
और यदि हम बात करें तो उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों की ही इसमें पूजा की जाती है। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? आपको मालूम है हिंदी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मालूम है कि हिंदी को हटा दिया गया था, रीजनल लैंग्वेज है, उसके बाद कोर्ट में मामला गया और पूछा गया था कि हिंदी आपकी राजभाषा है तो आप किस आधार पर यहाँ पे उसको हटा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो झारखंड से कौन कौन नहीं है? तो यहाँ पे सीमा वर्मा नहीं है, ये यूपी के रहने वाली, उत्तर प्रदेश की मथुरा की रहने वाली हैं। और यदि हम बात करें दीपिका कुमारी, आपको मालूम है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, आर्चरी है, से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, धनुर्धर है, ठीक है। कमेंट में जरा बताइएगा कि ये किस जिले की रहने वाली है दीपिका कुमारी, ठीक है। मैंने स्पोर्ट्स से एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में जितने भी प्लेयर्स हैं, खेल खिलाड़ी संबंधित पूरी वीडियो मैंने बनाई है झारखंड करंट अफेयर प्लेलिस्ट में, जरूर जाके पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद रीना कुमार की बात करें तो रीना कुमारी भी आर्चरी खेल से संबंधित है, इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और रीना कुमार की बात करें तो ये रामगढ़ की रहने वाली हैं। उसके बाद आशा रानी होरो, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और आशा रानी होरो जो है वो गुमला की रहने वाली हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो यहाँ पे जो जगदीश त्रिगुणायत है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुंडारी लोक कथाएं के लिए, उन्होंने ही ये कृति जो है उनकी ही है। नेक्स्ट सवाल हमारा, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं? तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से भी जाना जाता है और चेन्नई सुपर किंग के ये कप्तान है। आपको मालूम है इससे संबंधित कई सारे जेईई में सवाल आए हैं और सवाल ये पूछा गया था कि आईपीएल 2023 जो है वो किसने जीता था? तो आपको मालूम है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। किसको हराया गया था? गुजरात टाइटंस को हराया, जिसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको मालूम है धरती अब्बा के नाम से जाने जाते हैं, धरती अब्बा, ठीक है। झारखंड अब्बा यहाँ पे बोला तो झारखंड अब्बा नहीं होगा, धरती अब्बा। तो धरती अब्बा यहाँ पे है, भूपिता इसको आप बोल सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उलिहातों में इनका जन्म हुआ है, आपको मालूम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें साफ साफ लिखा गया यदि इस योजना का आपको लाभ उठाना है, योजना की भी एक मेरी पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसी से यह सवाल पूछा गया, आप जाके देख लीजिए एक बार, और उसी से सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे सीजीएल में, ठीक है। तो उसको भी आप झारखंड करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, ठीक है। अलग अलग योजनाएं मैंने बताई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस योजना के तहत 2 से ज़्यादा यदि बच्चे हैं तो नहीं होगा फिर, ठीक है। तो परिवार नियोजन को यहाँ पे अपनाना जरूरी है और 2 बच्चे यहाँ पे उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना है, मिनिमम 18 साल के बाद करना है, जो कि लीगल एज होती है। उसके बाद स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं, मतलब पढ़ते रहना है, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए ब्लॉक। उसके बाद योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष कम उम्र में 2 लाख 5, ठीक है, 2.05 लाख जो है वो प्राप्त करने की हकदार है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे 1,08,600 ये जो है मिलता है 18 साल के बाद, यदि उनकी शादी हो जाती है तो पढ़ाई यदि जारी रख रही है तो लड़की सरकार की तरफ से इतना मिलता है। इसके बारे में यदि हम पूरी चर्चा करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं तो बताना चाहूँगा कि झारखंड मुख्यमंत्री लाडली योजना के अंतर्गत जो है 5 वर्ष की यदि कोई आयु तक की बेटी है उनको 6,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। उसके बाद झारखंड मुख्यमंत्री जो लक्ष्मी लाडली योजना है इसके तहत 6वीं कक्षा में दाखिला लेने पर लड़कियों को 2,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो आगे 9वीं कक्षा में प्रवेश कर लेंगी तो उन्हें 4,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद 11वीं में 7,500, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिलता है। तो इसकी हमने इस डिटेल चर्चा करी भी थी उस वीडियो में, जैसा कि हमने बोला, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो है योजना करके एक मतलब बना हुआ है, झारखंड करंट अफेयर्स में ही वो वीडियो बना हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो यहाँ पे थर्मोकॉल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? ये एग्जाम जेएसएससी जेईई में भी पूछ चुका है, ठीक है। इस बार उलगुलान का मतलब होता है क्रांति, मतलब विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा। क्रांति इंग्लिश में इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, झारखंड में
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो कहाँ पे स्थित है, जिसे हम IIT धनबाद बोलते हैं, तो ये धनबाद में आपको मालूम है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत के माइका, माइका मतलब अभ्रक, अभ्रक हो सकता है, आप यहाँ पे माइका की जगह मैं अभ्रक लिख देता, तो माइका बोलिए अभ्रक बोलिए, एक ही चीज़ है, माइका इंग्लिश में बोलते हैं। तो अभ्रक राजधानी कौन है, कोडरमा, आपको मालूम है। यदि स्थिति की बात करें कोडरमा कहाँ है, तो आपको यहाँ पे कोडरमा दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम झारखंड के मैप की बात करें तो आपको एग्जाम में लगातार पूछता है कि कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो 5 राज्यों से। पूर्व में पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम में आपको यहाँ पे यूपी मिलेगा और छत्तीसगढ़, ठीक है। हालांकि यूपी के बारे में ऑप्शन दूसरा भी दे सकता है, क्या दे सकता है, यदि आप झारखंड को इस प्रकार से बांटे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, उस प्रकार से आप देखें तो इस डायरेक्शन में आपका यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, इसका मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, मतलब उत्तर पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार के भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जरा इसको भी ख्याल करिएगा। और दक्षिण में उड़ीसा है और उत्तर में मतलब नॉर्थ में बिहार है। 5 राज्य हो गए। आगे हम बात करें, यहाँ से 2 सवाल और पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती। तो एक तो लोहरदगा है, दूसरी खूंटी, यहाँ पे लोहरदगा है, और दूसरा कौन सा है आपको बताना है, तो यहाँ पे आप देखिए खूंटी, ये खूंटी जो है इसकी भी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं लगती। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है, और ब्रिटिश सेना को जो है घायल कर दिया था, उसका नाम क्लीवलैंड है, आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया, बिल्कुल सही बात है, ये बट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था वो। उसके बाद तिलका मांझी चौक वहाँ पे बनाया गया, आपको मालूम है तिलका मांझी चौक, ठीक है, उसी स्थान में इनकी मृत्यु हो गई थी, उनको फांसी में लटका दिया गया था। और उसके बाद तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का, ये बिल्कुल गलत है, रामगढ़ की पहाड़ी नहीं होगी, यहाँ पे होगी राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया यहाँ पे। बाकी चौथा ऑप्शन यदि बात करें तो 1991 में भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रख दिया गया, आपको मालूम है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल गलत था, जो कि यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन RMC ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली जो है किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा, पुराना है, ठीक है, इससे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है, तो 28वां राज्य है झारखंड। संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है, तो फगुआ गाया जाता है, आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है, तो आपको मालूम है इसके लिए भगीरथ मांझी, ठीक है, ये इनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन भगीरथ दिया था, मांझी ऑप्शन मतलब मांझी टाइटल नहीं लिखा है, तो भगीरथ यहाँ पे ऑप्शन होगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, तो आपको मालूम है कि महुआ मांझी इनकी फेमस इनकी किताब है। उसके बाद इनमें से किस सेवा को AWC, जिसको हम लोग बोलते हैं आंगनवाड़ी सेंटर, ठीक है, तो बेसिकली आंगनवाड़ी सेंटर में जो है प्रदत्त नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन तो दिया जाता है, खाना पीना तो दिया जाता है भाई। अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, आपको मालूम है कि 0 से 6 साल के जो मतलब 0 से 6 जो क्लास है उनको जो है पढ़ाया जाता है इनको, ठीक है। उसमें आंगनवाड़ी सेविका भी होती हैं, ठीक है, भोजन पानी भी मिलता है इनको, ये भी सही है। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता ये नहीं होता भाई इसमें, ठीक है। प्रतिरक्षा भी किया जाता है, तो यहाँ पे ये तीनों किया जाता है, बट ये नहीं किया जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, सवाल है, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल युवा मंत्री कौन है, तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको आपको रखने से फायदा नहीं है। अभी फिलहाल यदि ये सवाल एग्जाम में आ जाए कि अभी फिलहाल कौन खेल मंत्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, हफीजुल अंसारी जो है यह भी फिलहाल खेल मंत्री हैं, कमेंट में जरा बताइए कि ये कहाँ के MLA हैं, विधायक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में गलत है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली थी। उसके बाद आपको मालूम है यदि पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, रघुबर दास जी हैं, ठीक है, तो बीजेपी के हैं, आपको मालूम है, तो ये वाला कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको मिला था पहली वाली में, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद उन्हें 1975 के आपातकाल में गिरफ्तार भी किया गया, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है, मतलब ये देखिए RSS से संबंधित है ये, और ये 5 बार जो है ये विधायक रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री, ये भी सही है।
उसके बाद यदि हम बात करें वह सिर्फ 3 बार विधानसभा, ये गलत बात वही है, 3 बार नहीं हुआ है, ये 5 बार ये विधायक रह चुके हैं, ठीक है, आपको मालूम है। और यदि हम बात करें झारखंड में 10वें मुख्यमंत्री हैं, अभी फिलहाल 11वां जो है वो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। और यदि हम पूरी काउंटिंग की बात करें कि कितने लोग अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 6 लोग बन चुके हैं। कौन कौन बने हैं भाई? तो सबसे पहले तो बाबूलाल मरांडी जी बने हैं, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी बने थे, उसके बाद शिबू सोरेन जी 3 हो गया, उसके बाद हम लोग बात करें तो शिबू सोरेन जी, उनके पहले आपका रघुबर दास जी 4 हो गए। उसके बाद हम बात करें तो रघुबर दास जी, सॉरी यहाँ पे मधु कोड़ा जी मैंने नाम नहीं लिया ना, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी, ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, उसके बाद शिबू सोरेन, ठीक है, उसके बाद आपके रघुवर दास, उसके बाद हेमंत सोरेन। तो ये 6 लोग हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।